यूँ तो बीमारियाँ बहुत होती हैं, बहुत तरीके की बीमारियाँ होती हैं। 100 बीमारियाँ हमें दिख रही हैं। लगातार हम सुनते हैं कि नहीं ये बीमारी है, नहीं वो बीमारी है। क्या इसका सीधे कनेक्शन गट हेल्थ से ही है? कि जब आप अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं तो आपका मूड ही खराब नहीं होता, आपका गट खराब हो जाता है, आपका हार्ट बीमार पड़ जाता है, आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, आपको पैनिक अटैक आने लगते हैं। तो जो पेट की गड़बड़ी होती है, क्या उसका कनेक्शन जो हम कह सकते हैं कि हमारे मूड पर, हमारी स्किन पर सीधे असर पड़ता है? इस समय आपका मूड खराब है तो आपके पूरे पाचन तंत्र यानी कि पूरी आंतों में आपके बैड हार्मोन्स या बैड केमिकल्स रिलीज होने शुरू हो गए हैं। ऐसे में आप कितना भी अच्छा खाना क्यों ना खा लें, कितने भी न्यूट्रिएंट क्यों ना खाना खा लें, वो सारे के सारे एक तरह से जहर बन जाएंगे। तो ब्रेन ये तय करता है कि आज आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा या फिर आज आप लूज मोशन के शिकार हो जाएंगे। पतले कैसे रहें? क्योंकि लोगों को पतला बहुत होना है, लोग डाइटिंग कर रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें करते हैं। अगर आप मोटे हैं तो समझ लीजिएगा उसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि आपके पास बैड बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़ चुके हैं। कम उम्र में लोगों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, झड़ रहे हैं। कि आपकी एक सेल 1,40,000 तरह की प्रोटीन बनाना जानती है बॉडी की, तो बालों की प्रोटीन क्यों नहीं मिल रही? उन बालों की प्रोटीन का नाम है बायोटिन। प्रोटीन खूब खा रहे, फिर बाल आपके क्यों गिर रहे हैं? आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोग काफ़ी परेशान हैं। पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन क्या खो रहे हैं? अपनी सेहत। मैं हूं आपके साथ अश्मिता, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने पॉडकास्ट द अश्मिता में। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट बहुत खास हैं, क्योंकि ये आपको हेल्थ से जुड़ी बहुत सारी चीज़ों से निजात दिलाने वाले हैं। बहुत सारी परेशानियों को ख़त्म करके आपकी ज़िंदगी को बहुत ही खुशनुमा बनाने वाले हैं। मैं यहाँ पे स्टूडियो में स्वागत करती हूँ सर माइंड एंड हेल्थ कोच राम वर्मा जी का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अश्मिता, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले सर आप बताइए कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। क्योंकि सवाल ये बनता है, क्योंकि आपसे जो हम सवाल जानना चाहते हैं, जो जिस टॉपिक पे हम बात करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो यही जानेंगे कि आप कैसे हैं, क्योंकि आपसे ही जुड़ी चीज़ों पे हम पूरे सवाल करेंगे। आपने जिस सब्जेक्ट को लेकर इतनी सारी बातें लोगों तक पहुँचाई है, हम उस पर भी बात करेंगे सर। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस इतना बताना चाहता हूँ कि ये जो टेक्निक मैं सिखाता हूँ ये मैंने अपने आप को ठीक करने के लिए ही सीखी थी जब मैं 31 की एज में रूमेटॉइड अर्थराइटिस का शिकार हो गया था, यानी कि एक ऐसी बीमारी का जो रिवर्स नहीं होती अकॉर्डिंग टू एलोपैथी। तो मैंने माइंड टेक्निक से उनको ठीक किया था एंड तब से ही ये जर्नी चल रही है कि मैं लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप साइकोसोमेटिक डिजीज़ हैं या ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं या फिर आप गट रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है कैसे आप ठीक कर सकते हैं उनको। सर आपने गट की बात की है, चलिए हम बात कर लेते हैं गट हेल्थ के बारे में। इसे सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। यूँ तो बीमारियाँ बहुत होती हैं, बहुत तरीके की बीमारियाँ होती हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जो ये 100 बीमारियाँ हमें दिख रही हैं, लगातार हम सुनते हैं कि नहीं ये बीमारी है, नहीं वो बीमारी है। क्या इसका सीधे कनेक्शन गट हेल्थ से ही है? अगर आप किताबों को प्रॉपरली पढ़ते हैं और गट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, स्पेशली माइंड और गट कनेक्शन, हमारे पास जो बेसिक चीज़ है जहाँ से बीमारी या तो शुरू होती है, कोई भी बीमारी, एनी डिजीज़, या फिर उसका समाधान जो भी है जिसको हम कहते हैं जड़ से ठीक करना, वो जड़ बेसिकली आपके पास 3 चीज़ें हैं। एक है आपका माइंड, जहाँ पर ट्रॉमा पड़े होते हैं, जहाँ पर पेनफुल मेमोरी पड़ी होती है, जो आपके बॉडी को पूरी तरह से प्रभावित करता है या फिर आपकी इम्यूनिटी को उसी तरह से ठीक करता है या ख़राब करता है, आपके ग्लैंड्स को, आपके इवन जेनेटिक एक्सप्रेशंस को भी। दूसरा है आपका गट, यानी कि माइंड के साथ आपका जो पाचन तंत्र है उसे हम सेकंड ब्रेन कहते हैं, क्योंकि ब्रेन की तरह वहाँ भी उसी तरह से न्यूरॉन्स हैं, यानी कि ब्रेन सेल्स हैं, वहाँ पर उसके अपने केमिकल्स हैं, उसका अपना तरीका है एंड वो डायरेक्टली कनेक्ट रहता है हमेशा ब्रेन के साथ। और जो बीच का जो कनेक्शन है उसे कहते हैं हम वेगस नर्व। तो 3 चीज़ें ही आपको बीमार करती हैं और 3 ही चीज़ आपको ठीक करेंगी। वो है, एक है आपका माइंड, वहाँ पर आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, ट्रॉमाज नहीं होने चाहिए आपके पास, ट्रिगर नहीं होने चाहिए, फोबियाज नहीं होने चाहिए, बेकार के पैटर्न नहीं होने चाहिए। और दूसरा है आपका गट, यानी कि जो गट को आपको पूरा समझना होगा। वहाँ पर गट सेंसर हैं, गट ब्रेन है, गट बैक्टीरिया है, गट इम्यूनिटी है, और इन दोनों को जोड़ने के लिए जो नर्वस सिस्टम है उसका नाम है वेगस नर्व। अगर वो भी आपकी थक गई है या वो बर्न आउट हो चुके हैं या वो काम नहीं कर रही है तो भी आप बीमार पड़ेंगे। सर जो पेट की गड़बड़ी होती है, क्या उसका कनेक्शन जो है हम कह सकते हैं कि हमारे मूड पर, हमारी स्किन पर सीधे असर पड़ता है? पूरी तरह से आप यूँ समझिए कि अगर आपका माइंड ख़राब है, यानी कि अगर आप नेगेटिव थिंकिंग के शिकार हैं तो आपका गट ख़राब होगा। अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था, लोगों को उन किताबों के मैं रेफरेंस दे सकता हूँ। उस किताब का नाम है
द ब्रोकन हार्ट, द मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लोनलीनेस। यानी कि जब आप अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं तो आपका मूड ही ख़राब नहीं होता, आपका गट ख़राब हो जाता है, आपका हार्ट बीमार पड़ जाता है, आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, आपको पैनिक अटैक आने लगते हैं। हम मानते हैं कि सिर्फ ब्लड प्रेशर की बीमारी या जो कारण है वो आपका कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन ये पाया गया है रोसेटो नाम के एक टाउन में कि जहाँ पर लोग हाईली स्ट्रेस थे 1950-60s में, वहाँ पर एक डॉक्टर गए, स्टुअर्ट वोल्फ नाम है उनका। वहाँ पर उन्होंने देखा कि ये लोग सबसे ज़्यादा ऑयल खा रहे थे, सबसे ज़्यादा फैट खा रहे थे, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, बेसिकली वो स्मोक बहुत कर रहे थे, वो अल्कोहल भी पी रहे थे, वो एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे थे। और कमाल की बात यह है कि वो बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में जी रहे थे, क्योंकि वो इटली से आए हुए इमिग्रेंट थे, पेंसिल्वानिया नाम के एक टाउन में के आसपास। जब डॉक्टर्स ने उनको स्टडी किया तो पाया कि उनके पास कोई हार्ट अटैक नहीं था, और अमेरिका में हार्ट अटैक बढ़ते जा रहे थे, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था। एंड डॉक्टर वर शॉक्ड कि ये इनको क्यों नहीं हो रहा है। तो एक ही चीज़ पाई गई कि वो बेसिकली अपनी इमोशंस को रिलीज़ कर रहे थे। तो ये हमारे माइंड का काम है कि अगर हम माइंड से अपनी इमोशंस को रिलीज़ कर रहे हैं, पेनफुल मेमोरीज हम हटा रहे हैं, और साथ में हम उस खाने को नहीं खा रहे हैं जो बेसिकली बैड ट्रिगर हो सकता है, बैड कारण हो सकता है आपके पेट खराब करने का। स्पेशली पेट के 4 अंग होते हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं, अगर उनको वो तंग नहीं कर रहे हैं तो आप कभी बीमार नहीं पड़ सकते। ये फैक्ट है। सर वो 4 अंग कौन कौन से हैं? पहली चीज़ है कि देखिए, आपके गट के अंदर पहली चीज़ होती है गट सेंसर्स। ये गट सेंसर बेसिकली आपके, अगर आपका मूड ख़राब है तो ये गट सेंसर्स इमीडिएटली, इनको हम EEC कहते हैं, एंटेरो एंडोक्रीन सेल्स, ये वो सेल्स हैं बेसिकली अश्मिता जहाँ से हम अपने केमिकल्स को रिलीज़ करते हैं। मान लेते हैं इस समय आपका मूड ख़राब है तो आपके पूरे पाचन तंत्र यानी कि पूरी आंतों में आपके बैड हार्मोन्स या बैड केमिकल्स रिलीज़ होने शुरू हो गए हैं। ऐसे में आप कितना भी अच्छा खाना क्यों ना खा लें, कितने भी न्यूट्रिएंट क्यों ना खाना खा लें, वो सारे के सारे एक तरह से जहर बन जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है फूड फीड्स योर स्टेट, यानी कि खाना आपकी मनोदशा को ही बेसिकली आगे बढ़ाता है। पहली चीज़ है कि आपको अपने गट सेंसर्स को या तो माइंड के द्वारा या आप अपने खाने के द्वारा उन्हें आप गलत मोटिवेट कर रहे हैं या कंपेल कर रहे हैं कि वो गलत हार्मोन रिलीज़ करें। आपके ये सेंसर 25 तरह के हार्मोन रिलीज़ करते हैं, इनमें से अच्छे वाले भी हैं और ख़राब वाले भी हैं। तो पहला काम ये करना सीखिए कि कौन सी चीज़ आपके इन सेंसर को अच्छी नहीं लगती। इसका पता आप कर सकते हैं, इसे हम सेकंड पार्ट में ले लेंगे क्वेश्चन के। हाँ। दूसरा हमारा पार्ट है अश्मिता, वो है हमारा गट इम्यूनिटी, हमारी पाचन तंत्र पर, यानी कि हमारी आंतों पर। हमारी 70% इम्यूनिटी हमारे आंतों पर है, 30% पूरी बॉडी में है। आंतों से हमारी इम्यूनिटी के सेल्स यानी कि जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स हैं वो हमें खबर देती हैं कि मुझे अच्छा खाना नहीं मिल रहा है या फिर मेरा जो थॉट है वो अच्छा नहीं चल रहा है। तो ऐसे इससे हमारी इम्यूनिटी या तो सप्रेस हो जाती है। अगर हमारी इम्यूनिटी यानी कि हमारी वाइट ब्लड सेल जो हमारी सिपाही हैं, अगर वो सप्रेस हो जाते हैं तो यहाँ पर एक बीमारी होती है, उसका नाम कैंसर है। ये शो करती है कि हमारी जो इम्यूनिटी है, बेसिकली हमारी बॉडी में अश्मिता रोजाना 10,000 गलतियां करता है हमारा DNA, जैसे ही वो नई सेल में कन्वर्ट होता है 10,000, ये मिस्टेक्स इतनी होती हैं उससे। ये तो तब है कि जब हम पूरी तरह से सेफ रहें। तो इसका मतलब है कि वो 10,000 गलतियों से हमारी बॉडी में कई हज़ार माइक्रो ट्यूमर्स डेवलप होते हैं और ये ज़िंदगी भर पड़े रहते हैं या इन्हें हमारी इम्यूनिटी ख़त्म कर देती है। लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी काम नहीं कर रही है तो ये वैसे ही है कि आप एक सिटी में अगर आपने सफाई कर्मचारियों की हड़ताल कर दी है तो अब 2 दिन के अंदर ये कूड़े से भर जाएगा शहर। बिल्कुल ऐसा ही हमारी बॉडी में होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ट्यूमर्स का बनना, कैंसर सेल का बनना एक अच्छी प्रक्रिया है, ये एक प्रक्रिया है बस, और इसे रोज़ाना हमारी इम्यूनिटी बाहर फेंक देती है इनको खाकर। इसे हम कहते हैं कि ये एक्सप्रेशन ऑफ इम्यूनिटी है। लेकिन अगर आपके गट के ऊपर जो इम्यूनिटी है, अगर वो आपके खाने या विचार के कारण उसे ये पता चल जाए कि द थिंग्स आर नॉट ओके, तो ये 3 तरह से बिहेव कर सकती है आपकी इम्यूनिटी। या तो ये सप्रेस कर सकती है, जैसे ही सप्रेस करेगी तो आपको लोगों को बहुत सारे UTI, RTI और इन्फेक्शन होते हैं। लंबे समय तक अगर हमारी इम्यूनिटी सप्रेस्ड रही, यानी कि हमारी जो फौज के सिपाही हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो अब कैंसर नाम की बीमारी बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कैंसर सेल को आप बॉडी से बाहर नहीं फेंक रहे हैं। दूसरा काम है कि हमारी इम्यूनिटी सप्रेस ना हो बल्कि वो ओवर रिएक्ट हो जाए।
अगर वो ओवर रिएक्ट हो जाती है तो हमें एलर्जीज होती हैं। जब लोग कहते हैं कि भाई मुझे मिल्क की एलर्जी है, या मुझे डस्ट की एलर्जी है, मुझे पोलन ग्रेन की एलर्जी है, या मुझे सीजन चेंज की एलर्जी है, इसका सिंपली मीनिंग ये है कि जब भी हमारी इम्यूनिटी को कोई भी ऐसी चीज़ पता चलती है जिसके लिए वो ट्रेंड नहीं है, तो वो हमेशा ओवर रिएक्ट कर सकता है। इस ओवर रिएक्शन को एलर्जीज कहते हैं। समटाइम्स दे आर वेरी डेंजरस, कई बार ये बहुत खतरनाक भी हो जाती हैं। और तीसरी सिचुएशन सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जिससे आज हम देश के नव युवकों को सफ़र करते हुए देख रहे हैं, वो है ऑटो इम्यून। आपकी इम्यूनिटी तीसरा रूट भी ले सकती है कि वो कंफ्यूज होकर आपके अंगों को मारना शुरू कर दे। अगर वो बालों की जड़ों को मारना शुरू कर देगी तो इसे हम एलोपेशिया कहते हैं, जिसे हम बालों का गिरना कहते हैं पैचेस में। ये भी बीमारी मुझे हुई थी। या फिर वो आपके जोड़ों को मार सकती है, इसे हम ऑटो इम्यून में रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। मुझे डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम चल नहीं पाओगे लाइफ में 31 साल की उम्र में। या फिर आपकी वो पैनक्रियाज की बीटा सेल मार दे, तो अब आपको इंसुलिन नहीं बनेगी, और स्किन को अगर वो मारने लगे तो फिर आप सोराइसिस नाम जैसी बीमारी लेने लगते हैं। थायराइड भी ऑटो इम्यून है। इस तरह से 100 से ज़्यादा बीमारी हैं। देखा जाए तो ये याद रखिएगा, आपके माइंड या फिर आपके गट की रिएक्शन मात्र है, ये आपका दूसरा अंग है आपके गट के अंदर, जिसको आपने हमेशा अवॉइड किया है। तीसरा है गट ब्रेन, यानी कि आपने खाना खाया। अश्मिता, ये क्या कौन बताएगा कि आपके आंतों को कितना तेज चलना चाहिए या कितना स्लो चलना चाहिए? अगर वो बहुत स्लो हो गया तो कॉन्स्टिपेशन होगा, खाना सड़ने लगेगा, और अगर बहुत तेज हो गया तो हमें एक तरह से लूज मोशन हो जाएंगे और हमें न्यूट्रिएंट बॉडी में नहीं जाएंगे। ऐसे बहुत सारी बीमार लोगों को आप देखेंगे जिनको आईबीएस होता है, आईबीडी होता है, या सेलियक डिजीज़ होती है। बेसिकली जो आंतें तय नहीं करती हैं कि मुझे कितनी तेज से करना। आंतें, आपने जो भी खाना खाया, आपके गट के सेंसर इमीडिएटली आपके ब्रेन को बताएंगे कि मेरे पास इतना खाना आ चुका है, इस खाने में इतना कार्ब है, इतना प्रोटीन है, इतना फैट है, इतना इसमें बाकी चीज़ें हैं, राइट। तो इमीडिएटली आपका ब्रेन वापस वैगस नर्व से आपके आंतों को बताता है कि अब आपको इतना स्लो करना है या फास्ट करना है। तो जितना सिंक्रोनाइजेशन आपका गट और ब्रेन का रहेगा, उतना ही पेट आपका ठीक रहेगा। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा पेट खराब है, मुझे कॉन्स्टिपेशन है, या मुझे लूज मोशन होते हैं। मैं कहता हूँ यार तुम किताबें तो पढ़ो, इतनी अच्छी अच्छी किताबें आ गई हैं, कोई पढ़ता तो उनको है नहीं, हम एक दूसरे से ऐसी सलाह ले रहे हैं। याद रखिएगा, आपका ब्रेन ये तय करता है कि आज आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा या फिर आज आप लूज मोशन के शिकार हो जाएंगे। आपकी फ्लैचुलेंस या तो गट बैक्टीरिया की प्रॉब्लम है या फिर माइंड की प्रॉब्लम है। आंतों को क्या प्रॉब्लम पड़ रही है? तो ये है आपका तीसरा अंग। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, जो इन तीनों पार्ट्स को माइंड के साथ मिलकर हेल्प करता है, वो है आपका गट का बैक्टीरिया, जिसे आप गट माइक्रोबायोटा या गट माइक्रोबायोम कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड पार्ट है। सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर किसी बीमारी की जड़ है, अश्मिता, कोई नेम एनी डिजीज़, ऑटो इम्यून ले लो, साइकोसोमेटिक ले लो, कैंसर ले लो, माइग्रेन ले लो, स्किन डिजीज़ ले लो, आप कोई भी बीमारी, आपके पास प्रॉब्लम सिर्फ 3 है। नंबर 1, या तो आपका माइंड भरा पड़ा है ट्रॉमा से, जो हम एनएलपी से, न्यूरोप्लास्टिसिटी से, न्यूरोसाइंस से लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और आजकल तो हम सैकड़ों लोगों की फ्री में हेल्प कर रहे हैं। यह है पहली चीज़। दूसरा है आपके गट के अंदर जो रिएक्शन हो चुकी है, आपके माइक्रोबायोटा या तो बेकार हो चुके हैं। आपके पास 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया होने चाहिए, जिनकी स्पेसीज़ पहले, यानी कि आपके दादाजी के समय में, उनकी स्पेसीज़ उनके पेट में करीब 10,000 तरह के बैक्टीरिया हुआ करते थे। आज वो घटकर 1600 रह गए हैं। ये मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था एक अमेरिका की। एंड अगर वो ख़त्म हो जाए तो हम कभी भी ज़िंदा नहीं रह सकते, वो हमारे बगैर ज़िंदा रह सकते हैं। दे आर द गिफ्ट टू अस। वो हमारी बड़ी आंत में 2 किलोग्राम के बराबर होते हैं करीब करीब। उन्हें हमें पालना नहीं आता, उन्हें हमें बचाना नहीं आता, उनको क्या चाहिए ये नहीं आता हमें। उनकी कमी के कारण हमें सारी बीमारियां होती हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस किसी भी बीमारी के पीछे अगर कोई भी बात आती है तो सारे डॉक्टर एक ही बात कहेंगे आपको, अरे आपको इन्फ्लेमेशन हो रहा है इनसाइड। आपको पता है एंटी इन्फ्लेमेटरी हमारा कौन बनाता है? हमारे गट के बैक्टीरिया बनाते हैं। ये हमारा चौथा हमारा ऑर्गन है गट का। तो कोई भी बीमारी लें, माइंड, गट बैक्टीरिया एंड वैगस नर्व, ये 3 चीज़ों को आपको ठीक करना होगा। तो ये आपका पूरा कंप्लीट गट है। सर, ये तो वही बात हो गई ना कि हम, अगर लोग कहते हैं ना कि हम कितना भी खाना खा लें, कितनी भी अच्छी चीज़ें खा लें, लेकिन शरीर में लगता नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसका जो मेन कारण है वो आपका दिमाग भी है, वो कमांड दे रहा है
या वो परेशान है, तनाव में है। आपकी इस पूरी बातों से एक्सप्लेन हो गया कि आखिर लोगों को खाना लगता क्यों नहीं है जो ये कहते हैं। सर एक और चीज़ बताइए, आपने इम्यून सिस्टम की बात की। लोगों की इम्यूनिटी आज की डेट में बहुत वीक है, बहुत वीक है। इसको लेकर भी कई सवाल मेरे पास आए हैं, क्योंकि जब मैंने बताया कि राम वर्मा सर हमारे पॉडकास्ट में आने वाले हैं तो सवालों की लिस्ट हमारे पास आ चुकी है और मुझे लगा कि आज पूछ ही लूँ आपसे कि सर अगर हमें अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए अश्मिता, यहाँ पर हमारे देश में एक गड़बड़ हो रही है। एक वर्ड बेचा जा रहा है कि हमारी इम्यूनिटी वीक है। हमारी इम्यूनिटी वीक नहीं है, कई बार वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि नहीं होनी चाहिए। मान लेते हैं हमारे घर में एक आदमी ऐसा हो गया, उसका अचानक दिमाग ख़राब हो गया है और वो बड़ा बॉडी बिल्डर है और वो सबको मार रहा है, तो अब बताइए इसको स्ट्रॉन्ग करना है कि उसको डिसिप्लिन करना है। तो डिसिप्लिन करना है। बेसिकली हमारी इम्यूनिटी की स्ट्रेंथ की कोई कमी नहीं है। जब आप ये कहते हैं कि ये खाने से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, ये बिल्कुल सेंटेंस ही गलत है। अगर आपको एलर्जी है तो आपको इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए। कौन कह रहा है मुझे बताओ। अगर मेरी इम्यूनिटी मुझे ही मार रही है और मैं पिटकर उससे मरकर परेशान हो रहा हूँ कि मेरी बॉडी के पार्ट्स को मार रही है, तो मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए, गाइडेड चाहिए। हमारी इम्यूनिटी के अंदर दो बातें होनी चाहिए। नंबर 1, इट शुड बी एक्टिव। नंबर 2, इट शुड प्रोड्यूस इट्स ओन आर्मी। जब जरूरत पड़ती है तो वो अपनी आर्मी को बनाए। यानी कि जैसे ही मुझे कोई भी बैक्टीरिया अटैक करता है तो मेरी इम्यूनिटी अपनी आर्मी खुद ही बना लेती है 1 सेकंड के अंदर। राइट, क्या उसमें वो बनाने की क्षमता है? ठीक है ना। तीसरा, वो डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए, यानी कि इट शुड नॉट अटैक योर ओन बॉडी, रादर इट शुड अटैक द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को अटैक करे जो हमें अटैक कर रहा है। बेसिकली जब भी आप इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको मालूम है कि खाने से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, भूखा रहने से होती है। अगर आप उपवास करती हैं, अगर आप व्रत रखती हैं, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हैं तो, और आप स्ट्रेस में नहीं रहते, रोज़ाना आप अपने लिए क्वालिटी रिकवरी टाइम लेकर अपने कोर्टिसोल को, अपनी एड्रेनल ग्लैंड को, जो आप स्ट्रेस केमिकल रिलीज कर रही हैं, उसे शांत कर लेती हैं, तो आपकी इम्यूनिटी तो ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग ही है। वो ऐसा नहीं है कि कोई बैक्टीरिया से वो डर रही है। वर्ल्ड का ऐसा, दुनिया का या इस संसार का ऐसा कोई बैक्टीरिया नहीं है जिससे मेरी इम्यूनिटी लड़ना नहीं जानती। गड़बड़ ये होती है कि मान लेते हैं मैं दिमाग से परेशान हूँ, या फिर मैंने खाना ऐसा खा लिया है जो रिएक्टिव कर गया मेरा गट, उससे जो मेरी इम्यूनिटी है जो स्ट्रॉन्ग ही थी, अचानक उसने अपने आप को सप्रेस कर लिया है। मान लेते हैं कि मेरे पास अब 20 लाख हमारे फौजी हैं, लेकिन अगर एक मैसेज आ जाए कि अब हम खतरे में आ चुके हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, तो वो अचानक अगर सप्रेस हो जाएं, वो भी डर के बैठ जाएं। तो बेसिकली जब हमारी इम्यूनिटी सप्रेस है तो आपको ये कहना चाहिए, या इन लोगों को ये कहना चाहिए, वो ये कहते हैं कि ये च्यवनप्राश खाने से हो जाएगी। बिल्कुल नहीं। याद रखिएगा, उस समय आप मेडिटेशन करें, उस समय आप अपने ट्रॉमा को हटाएं। सप्रेस्ड एंड जो इम्यूनिटी है वह आपको इसलिए गड़बड़ करेगी क्योंकि वो बैक्टीरिया को मार नहीं रही है। लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है कि अधिकांश लोगों की जो इम्यूनिटी है वो सप्रेस्ड नहीं है, वो ओवर रिएक्ट कर रही है। जितनी भी एलर्जीज़ हैं, जितने भी ऑटो इम्यून है, वो तो ओवर रिएक्शन है। उसमें आप इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? मुझे कोई भी बता दे, मैं सुनने को तैयार हूँ। कमेंट करें, मुझे हेट कमेंट ही करें कि आप एक गलत बता रहे हो। भैया, आपकी ऑटो इम्यूनिटी में इम्यूनिटी को बहुत शांत करना पड़ता है, इसीलिए इम्यूनो सप्रेसर दिए जाते हैं। एलर्जी में इतना इंटरनल वर्ल्ड में वो एकदम से तहलका मचाती है हमारी इम्यूनिटी के, इमीडिएटली हमें इंजेक्शन देने पड़ते हैं स्टेरॉइड्स के, या गोलियां खिलानी पड़ती है, जिसको हम CPM कहते हैं, बीटामीथासोन कहते हैं। अब इनके मैं नाम तो नहीं लूँगा जो, ठीक है ना। तो ये तो हमारी इम्यूनिटी को मारने के लिए है, ताकि वो खड़ी ना हो जाए दोबारा। सही बात तो यह है कि जो इम्यूनिटी सप्रेस हो गई है उसे आप सिर्फ और सिर्फ अपने मेडिटेशन से, मेंटल जितने भी ट्रॉमा है उनको हटाइए वहाँ से। आपकी इम्यूनिटी तो ऑटोमेटिकली काम करने के लिए बनी है। सर एक और बात बताइए, आज की डेट में जो सबसे बड़ी समस्या है वो नींद की समस्या है। लोगों की नींद पूरी नहीं हो रही है, लोग काफ़ी परेशान हैं, हम सो नहीं पा रहे, स्लीपिंग सब पिल्स ले रहे हैं सोने के लिए, लेकिन तब पर भी उनकी नींद आ ही नहीं रही है या पूरी नहीं हो रही है। इसके मैं पूछती हूँ क्या क्या कारण हो सकते हैं? मोबाइल देखना, या फिर स्ट्रेस में रहना दिन भर, उसकी वजह से है, या क्या और कोई रीज़न हो सकता है? कई रीज़न हैं। अगर आप रीजन्स के बारे में करोगे तो मेरे रीजन्स इन लोगों से अलग हैं। पहला रीज़न है कि हाँ, जब भी नींद आती है ना अश्मिता, वो एक केमिकल हमें चाहिए, उसका नाम है मेलाटोनिन।
आजकल जितनी भी गमीज़ बिक रही हैं, टैबलेट बिक रही हैं, वो सब मेलाटोनिन की बिक रही है। बड़ा ख़तरनाक है। हमारे नवयुवकों को सोच लेना चाहिए इसके बारे में कि जब भी वो उस टैबलेट को खाते हैं तो नींद आ जाती है। एक टाइम आएगा कि आपकी बॉडी इस केमिकल को अंदर से बनाना बंद कर देगी। मेलाटोनिन को बनाती है हमारी एक ग्लैंड जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड, थर्ड आई कहते हैं। पहली चीज़ ये है। दूसरी बात है कि जब जितने भी हमारा गट का जो बैक्टीरिया वो एक प्रोडक्ट बनाता है, उसका नाम है शॉर्ट चेन फैटी एसिड, SCFA। जो SCFA है वह आपकी बॉडी के अंदर के इन्फ्लेमेशन को दूर करता है, माइंड को शांत करता है। आपके माइंड को सोने के लिए एक स्पेशल केमिकल की आवश्यकता पड़ती है, उसका नाम है ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर, BDNF। कभी गूगल कर लेंगे कोई भी। बेसिकली आपने अपने पेट को इतना ख़राब कर लिया है कि आपके पास SCFA नहीं है। आपके पास अच्छे केमिकल जो पेट में बनते हैं, सीरोटोनिन पेट में बनता है, मेलाटोनिन की जो क्वालिटी है वो पेट से निर्धारित होती है। अगर आपका गट खराब है, उधर आपका माइंड खराब है, माइंड में भरे पड़े हैं पास्ट के ट्रॉमा, पेनफुल मेमोरीज, आपकी नेगेटिव थिंकिंग, आपकी चैटर बॉक्स बंद ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद बेसिकली जब भी आप सोने जा रहे हैं, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो यहाँ NLP का एक रूल है। मान लेते इस समय आपको ये खबर मिल जाए या मुझे खबर मिल जाए कि हमारे घर में कोई टेंशन आ चुकी है, हमारा बच्चा परेशानी में, हमारी फैमिली परेशानी में, तो माइंड इस समय हमें सोने नहीं देगा, बिकॉज वो हमें जागृत रखना चाहता है। उसका एक पॉजिटिव इंटेंशन है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो सिंपली मीनिंग ये भी हो सकता है कि आपने अपने माइंड से दिन भर के या पास्ट के इश्यूज़ को अभी हटाया नहीं। याद रखिएगा, जैसे ही आपके पास्ट के इशू हटेंगे तब माइंड सोना शुरू करेगा। तो अब दूसरी बात, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं कि आपने खाना क्या खाया है। अगर आप ज़्यादा कुछ ऐसे खाने में खा रहे हो जिनके आप शौकीन हैं, नाम मैं बता दूंगा, आपका माइंड हैक हो चुका होता है। कभी किताब पढ़िएगा वीट बैली या ग्रेन ब्रेन कि कितना नुकसान कुछ चीज़ें हमें दे रही हैं जिनको हम रोज़ खाते हैं। ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। और एक चीज़ और भी है, पिछले 50 सालों में हमारे साथ 2 बड़े धोखा हुआ है। पहला धोखा ये हुआ है कि हमसे जो रोज़मर्रा की जो एक तरह से हार्ड वर्क था वो चुरा लिया गया। और दूसरा जो ये हुआ कि हमारे पास खाना बहुत आ गया है। आजकल हम भूख को एंजॉय ही नहीं करते। ऑप्शंस आ गए हैं इतनी ज़्यादा है कि आप कहीं भी जाइए आपके पास खाना ही खाना अवेलेबल है, ठीक है ना। तो आपको तो भूख का एहसास ही नहीं रहा। तो जब भी आप जीवन में जब भी आप कम थकान के साथ सोएंगे तो नींद नहीं आएगी, क्योंकि श्रम एंड विश्राम श्रम के बाद आता है। अगर आप 24/7 विश्राम में ही रहेंगे तो कहाँ से नींद आएगी। तो नंबर 1, आप अपने पेट को ठीक करिए, नेगेटिव थिंकिंग के जितने भी इश्यूज़ हैं उनको रिजोल्व करिए, पेनफुल मेमोरी को रिजोल्व करिए, खाना ठीक खाइए। खान पान तो मेन रोल प्ले करता ही है सर, 100%। अगर आप खाने में कोई भी गड़बड़ कर रहे हैं तो वो इमीडिएटली आपके माइंड को वही इन्फॉर्मेशन दे देगी। आपका गट डायरेक्टली माइंड को हैक करता है एंड इट डज इन लेस देन हाफ एन आवर। यानी कि अगर आपने 30 मिनट कोई खाना ऐसा खाया है तो 15 से 20 मिनट के अंदर आपका माइंड हैक हो चुका है। सर एक चीज़ बताइए, दूध को लेकर मैं एक सवाल करती हूँ। दूध ऐसी चीज़ है, ऐसा लोगों के लिए कैल्शियम का सोर्स है कि हर कोई लेता है, बच्चा बूढ़ा, हर एक मतलब स्टेज के लोग लेते हैं। लेकिन मैंने सुना है और मैंने कई आपके वीडियोस भी देखे हैं जिसमें आपने दूध के नुकसान भी कुछ बताए हैं। तो क्या सच में दूध के कुछ नुकसान होते हैं? देखिए, अभी मैं आपको अपना बताना चाहता हूँ कि मैं एक वेस्टर्न यूपी का रहने वाला हूँ जहाँ पर दूध बहुत पिया जाता था। और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे घर में जो दूध बनता था मेरी मदर के द्वारा, वो एक यूनिक होता था और मैंने बहुत पिया भी है। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे मुझे ऑटो इम्यून आने शुरू हो गया था, मेरा माइग्रेन नहीं गया, फिर उसके बाद बाल गिरने, और मुझे MSc इसलिए छोड़नी पड़ी क्योंकि मेरा गट बहुत ख़राब रहता था। पेप्टिक अल्सर होने शुरू हो गए थे जो बाद में कई बार ड्यूडेनल कैंसर के नाम से भी जाने जाते हैं बाद में, अगर वो बढ़ जाए तो। तब मुझे पता चला कि माइंड के साथ साथ मुझे दूध को छोड़ देना चाहिए। और जब मैंने दूध के बारे में पढ़ा तो बहुत सारी रिपोर्ट मैंने पढ़ी, जो रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। आपने कहा है कि दूध कैल्शियम के लिए पीना चाहिए। बिल्कुल, कैल्शियम इज़ वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ आपके हड्डियों के लिए। पर आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, दूध के अलावा भी और कई चीज़ें बताता हूँ। आपकी बॉडी जब आप दूध पीते हैं तो रिपोर्ट अब ये कह रही है, मैं अभी आपको पूरा इस पर अगले 5-6 मिनट में क्लियर कर दूंगा कि दूध बेसिकली आपकी हड्डियों को कमज़ोर करता है। इसीलिए बहुत सारे एथलीट
अराउंड द वर्ल्ड दूध को छोड़ चुके हैं जब उनकी हड्डियां कमज़ोर हो रही है। आप कहेंगे कि दूध हड्डियों को कैसे कमज़ोर करता है? लो मैं बताता हूँ। जब भी आप दूध पीते हैं, स्पेशली दूध मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एनिमल मिल्क की, मदर मिल्क की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, उससे तो हमारे गट के बैक्टीरिया प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक दोनों मिलते हैं। जब आप दूध पीते हैं तो वह आपकी बॉडी के अंदर एसिड रिफ्लक्स पैदा करता है, एसिडिटी पैदा करता है एक तरह की, और हमारी बॉडी को जीवित रहने के लिए एक पीएच वैल्यू चाहिए। अगर आप साइंस भी जानते हैं तो पीएच वैल्यू होती है, हमारे पानी की पीएच वैल्यू 7 होता है, न वो एसिडिक होता है न वो अल्कलाइन होता है। अगर 7 के ऊपर जाएगा तो एल्कलाइन हो जाएगा, और 7 से माइनस नीचे जाएगा तो वो एसिडिक हो जाएगा, और हमारी बॉडी 3 4 5 तक एसिडिक अगर हो जाए तो बच नहीं सकती। तो हमारी बॉडी का काम होता है हर टाइम कि वह अपने पीएच वैल्यू को मेंटेन रखे 7.4 पर। जैसे ही आप दूध पीते हैं तो दूध पहला काम क्या करता है, आपकी बॉडी की जो पीएच वैल्यू है वो 7.4 से कम कर देता है। अब आप शरीर को चाहिए कि वो एकदम से 7.4 करे, तो उसे एल्कलाइन चाहिए। अब बॉडी के पास 2 जगह एल्कलाइन है, एक उसके ब्लड में है 1% और 99% है दांतों में और हड्डियों में। तो इमीडिएटली इस सिचुएशन में जब हमारे पास इमरजेंसी आ गई है तो शरीर बेसिकली इमीडिएटली जो अपना एल्कलाइज़र है वो है कैल्शियम प्रोडक्ट, कैल्शियम कार्बोनेट, और वो आपके ब्लड से ले लेता है। अब आपके ब्लड में कैल्शियम नहीं है, उसे पूरा करने के लिए अब बॉडी धीरे धीरे बाद में आपके दांतों से और आपकी हड्डियों से कैल्शियम को लेती है। इसीलिए याद रखिएगा, कैल्शियम के लिए दूसरी चीज़ बताता हूँ, आपके कुछ भी आप खा रहे हैं, लेकिन अगर आप ये कहो ना कि कैल्शियम की बात है तो टर्निप ग्रीन, शलजम ग्रीन जो होती है, याद रखिएगा 1 किलो दूध और 1 किलो शलजम में शलजम आपको ज़्यादा कैल्शियम देती है, टर्निप ग्रीन, ठीक है ना, और वो उतना देती है जो आपको पच भी जाए। अगर आप इस तरह से कोई भी कैल्शियम ले रही हो तो ज़रूरी नहीं है वह आपकी हड्डियों में जाए। कभी गूगल करके देखिएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप सुनो ना इधर उधर की, ना मेरी सुनो, लेकिन जो मैंने पढ़ा था दूध उसके बारे में बता देता हूँ। जब मैंने पढ़ा है कि हमारा कैल्शियम जितना भी दूध से जा रहा है वो तब तक नहीं जाएगा हमारी हड्डियों में जब तक हमारे पास एक विटामिन नहीं होगी, उसका नाम है विटामिन K2। हाँ। अगर K2 आपके पेट के गट बैक्टीरिया नहीं बना रहे हैं तो याद रखिएगा यह कैल्शियम जो आप खा रहे हो ये आपकी आर्टरीज में जाकर ब्लॉकेज पैदा कर रहा है। कोलेस्ट्रॉल याद रखिएगा 5 से 7% जिम्मेदार है हार्ट अटैक का, रियली में अगर आप पढ़ेंगे। रेस्ट ऑफ द थिंग विच इज़ अवेलेबल रेस्पॉन्सिबल वो आपका कैल्शियम है। इसलिए जब हार्ट अटैक पड़ते हैं सबसे पहले डॉक्टर्स आपको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लिखते हैं कि जहाँ से कैल्शियम आ रहा था उन चैनल को ब्लॉक किया जाए, ऐसी दवाई लिखते हैं। उसके बाद जब मैंने पढ़ना शुरू किया दूध के बारे में तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा, मैं उस किताब का नाम भी ले दूँगा। नेशनल साइंस अकेडमी जो अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी है जिसने दूध के ऊपर काम किया और वो रिपोर्ट छुपा ली। तो उसमें आपका सवाल ये भी हो तो पहले तो पिया करते थे, उसके बारे में भी मेरे पास जवाब है। पहले तो मैं भी पिया करता था। तो मैं पहले बता देता हूँ, दूध में बेसिकली आप जो पीते हैं ना वो एक तरह का प्रोटीन मिलता है आपको वहाँ पर, उसका नाम है कैसीन। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो लीवर है वो कैसीन की बड़ी मात्रा को मेटाबोलाइज या उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। वह जो कहती हूँ आपके ब्लड में घूमता है, और वो सबसे ज़्यादा हमारे पास जो दूध की एलर्जीज सबसे ज़्यादा मिलेंगी, जो कई बार हमारी साइनस ख़राब हो रही है, कई बार हमें मलगम बहुत बन रहा है, कई बार छींकें बहुत आ रही हैं, कई बार हमारा जो जुकाम है बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक बार इसे छोड़कर देखिएगा। इसके अलावा अभी एक और भी आया है कि जी A2 मिल्क है। हाँ, A2 मिल्क भी बहुत चलन में है अभी। तो उसका कभी आपने सोचा कि ये क्या है? मैं खुद जानना चाहती हूँ। मैं बता देता हूँ। जो दूसरा मिल्क है उसमें 80% से ज़्यादा कैसीन है जो डाइजेस्ट नहीं होता। इनका कहना है कि हमारा कैसीन डाइजेस्ट हो जाता है 50% तक, यानी कि 50% अभी भी फॉरेन मेटल की तरह आपके ब्लड में घूमेगा ही घूमेगा। तो जो भी है इसको ध्यान से करिएगा। दूसरी बात एक बार बताता हूँ मैं, हमारे जो भी पशु का दूध हम पीते हैं उसका बच्चे का जन्म कितना के टाइम पर होता है, करीब करीब 60 पाउंड। हमारा होता है 6 से 7 पाउंड। उसकी उम्र है सिर्फ 8 से 12 साल, 14 साल एट द मोस्ट। हमारी है 100 साल। वो मैच्योर होता है 2 साल में।
उस पशु का बच्चा 2 साल में या 2.5 साल में माँ बन जाती है या बाप बन जाता है। हम 21 से 22 साल में बनते हैं। याद रखिएगा, उनके हॉर्मोन्स हमारे लिए नहीं बने हैं। और अगर आप हार्मोन के बारे में कभी पढ़ेंगी तो जो पशु के हार्मोन हैं, जो उनकी ग्रोथ हार्मोन्स हैं, वो हमारे सेल के लिए नहीं बने हैं। तो सर काऊ मिल्क लोग जो पीते हैं इतने विश्वास के साथ, तो फिर कैसे? देखिए, सिंपल सी बात है, कुछ लोगों में हो सकता है कि वो जीन हो, या फिर वहाँ से पी रहे हैं तो अभी भी पी रहे हैं, दूध तो अभी भी पी रहे हैं, अभी भी हाँ, लोगों के पास दूध पहुंच ही रहा है। हाँ, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास वो जीन है कि भाई आप दूध पीकर इससे कोई फ़ायदा ले रहे हो तो पीते रहिए, आपका इमोशनल इशू है। लेकिन अगर आपके पास, मैं एक बात बता रहा हूँ, कल भी मेरे पास एक यंग लड़का आया, उसने कहा कि सर मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गई है और मेरी स्किन के ऊपर पूरी तरह से बहुत ख़राब स्किन हो चुकी है। मैंने कहा कि तो क्या तुम दूध खूब पीते हो? उसने कहा यस सर, ऑलमोस्ट 3 गिलास पर डे। उन्होंने कहा सर आपको कैसे पता चला? मैंने कहा आप कुछ न करें, 3 महीने के लिए इस मिल्क को छोड़कर देख लें। यू विल बी मोर इन एनर्जी, आपके पास ऊर्जा ज़्यादा रहेगी, आप स्लिम हो जाएंगे, आपका पेट ठीक रहेगा, आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल ठीक रहेगी, आपके पास कोई एलर्जिक इशू नहीं आएंगे, जो दोनों के दोनों एलर्जिक इशूज़ हैं। तो अगर आपके पास कोई भी ऑटो इम्यून है, आपके बाल गिर रहे हैं आपको, और आपको चाहते हैं कि बढ़िया एनर्जी आपके पास रहे, तो करके देख लेते हैं। 1 महीने के लिए छोड़कर देख लो, 20 दिन के लिए छोड़कर देख लो एक बार। 20 दिन में आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं तो बिल्कुल यंग हो गया हूँ। मैंने ये 1999 या 98 में छोड़ दिया था, उसके बाद कभी नहीं पिया, मैंने बिल्कुल नहीं पिया। ना मैं छाछ लेता हूँ, ना मैं दही खाता हूँ। तो आप चाय कॉफ़ी अगर लेते होंगे तो दूध की तो यूज़ होती है उसमें चीज़ें? देखिए, अगर मैं किसी के घर जाता हूँ और उन्होंने बना के रख दी तो एक आध घूंट पी लेता हूँ, बट हमारे घर में कभी दूध नहीं आता है। सर आपने बताया कि दूध नहीं पीने से जो है इंसान स्लिम हो सकता है। एक और चीज़ है कि लोग पूछ रहे थे कि पतले कैसे रहें, क्योंकि लोगों को पतला बहुत होना है, लोग डाइटिंग कर रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें करते हैं, और डाइट प्लान जब बनता है तो दूध को स्किप कर दिया जाता है वहाँ पे। तो आप बताइए कि आप अलग से क्या नुस्खा देते हैं? सिंपल सी बात है, अगर आप अपने गट को समझ लेंगे तो आप कभी मोटे नहीं हो पाएंगे। आपके गट के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, जो आप अगर ज़्यादा भी खा रहे हैं तो वो आपको स्लिम रखेगा, और एक बैक्टीरिया होता है उसका नाम है फर्मिक्यूट्स। अगर आप कम भी खाएंगे तो भी वो ज़्यादा आपकी कैलोरीज डेवलप कर देगा, वो आपको मोटा रखेगा। अगर आप मोटे हैं तो समझ लीजिएगा उसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि आपके पास बैड बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़ चुके हैं। बैड बैक्टीरिया अगर आपके हाथों में ज़्यादा बढ़ चुके हैं तो इसे हम सीबो कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। ये जो बैड बैक्टीरिया हैं ये रिलीज़ करते हैं अपना एक तरह का विष, जिसको हम एंडोटॉक्सिन कहते हैं। भाषा में अगर मेडिकल की बताऊं तो इन्हें हम LPS कहते हैं, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। ये लाइपोपॉलीसैकेराइड्स अगर एक बार आपके ब्लड में चले गए, जहाँ जहाँ ये जाएंगे वहाँ तबाही मचाएंगे। अगर ये जोड़ों में चले गए तो आपको यहाँ पर दर्द होगा, बालों में चले गए तो बाल खराब, आंखों में चले गए तो आँख खराब, और जाएगा ही ज़रूर। याद रखिएगा, ये लाइपोपॉलीसैकेराइड्स ये पाया गया है 1983 में। ये हमारी फैट सेल को इन्फ्लेम्ड करते हैं, वहाँ पर एक तरह से इन्फ्लेमेशन आ जाता है, और हमारी इम्यूनिटी उस इन्फ्लेमेशन से लड़ने के लिए वहाँ पर जाती है, और वहाँ पर जाकर बेसिकली हमारी फैट सेल कई बार फैट से नहीं भरी हुई है यहाँ की, वो इम्यून सेल से भरी पड़ी है, क्योंकि इतनी इम्यूनिटी आपने रिएक्टिव जोन में ला दी है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, ये किताब पढ़िएगा कभी। कई बार हम ये मान लेते हैं कि हमें जेनेटिक बीमारी है मोटापे की, कि मेरे पिताजी भी मोटे थे तो मैं भी मोटा रहूँगा। ये 2008 में जीनोम को ऑलरेडी तय कर लिया गया है, यानी कि हमारी जीन के ऊपर काम हो चुका है, और ये पाया गया है कि सबसे हमारे अंदर जो 2 जीन है, जो पतला रखने वाली है और जो मोटा रखने वाली है, उन दोनों जीन में सिर्फ 8 किलोग्राम का फ़र्क हो सकता है, पर लोग तो 28 किलोग्राम तक भी फालतू मिलेंगे। तो हाँ, याद रखिएगा, डोंट ब्लेम योर पेरेंट्स। अब आपका सवाल होगा कि कुछ लोग सर बहुत डाइटिंग करने के बाद भी उनका पेट नहीं घट पाता, और कुछ लोग आपको मिलेंगे कि खूब बढ़िया दबा कर खाते हैं और मोटे नहीं होते। याद रखिएगा, एक ही चीज़ यहाँ पर है, अगर आप अपनी बॉडी के अंदर कोर्टिसोल रिलीज कर रहे हैं, जिसको हम स्ट्रेस केमिकल कहते हैं, तो ये कोर्टिसोल बेसिकली हर चीज़ को फैट में कन्वर्ट करता है और जेल के रूप में उसे आपकी बैली पर रख देता है, जिसे हम मोटापा कहते हैं। तो अगर आप इस कोर्टिसोल से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो सबसे पहला आप एक काम करें कि आप माइंड से शांत होना शुरू करें। हॉर्मोन्स डिजीज़ भी है हमारा मोटापा, याद रखिएगा।
एक तरफ हमारे गट के बैक्टीरिया खराब हुए पड़े और दूसरी तरफ हमारा स्ट्रेस, उसकी वजह से हमारा कोर्टिसोल हमें मोटा कर रहा है। एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ, मोटापा आपका इन्फ्लेमेशन है। मोटापे से पहले आपकी बॉडी इन्फ्लेम्ड जरूर होगी, और वो इसलिए होगी क्योंकि आपके गट के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट नहीं निकल रहा, जिसको हम SCFA कहते हैं। इमीडिएटली अगर आप पतला होना चाहते हैं तो आज से आप कांजी पीना शुरू करें, कांजी, हाँ, फर्मेंटेड फूड खाएं, और आप कम से कम 50 से 70 ग्राम फाइबर डेली खाएं। जब आप फाइबर खाते हैं उसमें से फिर थोड़ा सा प्रीबायोटिक आपकी बड़ी आंत तक जाता है। प्रीबायोटिक वो फाइबर होता है अश्मिता जो आपके पेट में नहीं पचता, छोटी आंत में नहीं पचता, और वो आपके बड़ी आंत में जाकर आपके बैक्टीरिया को एक भोजन के रूप में अपने आप को अवेलेबल करा देता है। जब आपके गट के यानी कि बैक्टीरिया जो कोलोन में रहते हैं, बड़ी आंत में रहते हैं, जब उन्हें खाना मिलेगा तभी वो बेसिकली आपके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी बनाएंगे और आपको पतला रखेंगे। अगर आपको पतला रहना है तो प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक के बारे में ज़रूर जानिए। सर ये बताइए कि कम उम्र में लोगों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं? सिंपल सी बात है कि अगर आपकी कम उम्र में बाल पतले हो रहे हैं या गिरना शुरू हो गए हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल आता है वो आता है सीफो। सीफो ना एक तरह की हमारी आंतों की बीमारी है, दिखाई देती है बालों के रूप में। सीफो की पूरी फॉर्म है स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल ओवरग्रोथ। आजकल हम प्रोटीन बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और प्रोटीन का हमें दीवानापन आ गया है, ठीक है, और हम ये मानते हैं कि प्रोटीन हमारे लिए ज़रूरी तो हमारे लिए सभी कुछ है। लेकिन अगर आप 20 साल से ज़्यादा की उम्र में आ गए हैं तो तब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट का कम हो जाता है, लेकिन बच्चों में भी ये कम हो रहा है। 20 साल के बाद हर 10 साल में 10% हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कम हो जाता है और वो हमारी प्रोटीन को नहीं पचा पाता है। जब हमारे आंतों की प्रोटीन नहीं पच पाती है जो खाने में हमने खाई है, तो वो आंतों में एक तरह से फंगल इन्फेक्शन पैदा कर देती है और वहाँ फंगस की एक कॉलोनी बन जाती है। इसे सीफो कहा जाता है। यह हमारे पतले बालों का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण यह है कि जब भी आप तनाव में होंगे उस समय आपकी बॉडी के अंदर कोर्टिसोल की मात्रा बढ़ जाएगी जो स्ट्रेस केमिकल है, और जो आपकी बॉडी की बाकी सेल्स हैं जो अपना प्रोटीन उन्हें बनाना चाहिए वो बंद कर देती हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी एक सेल 1,40,000 तरह की प्रोटीन बनाना जानती है बॉडी की? तो बालों की प्रोटीन क्यों नहीं मिल रही उनको? बालों की प्रोटीन का नाम है बायोटिन, और आप प्रोटीन खूब खा रहे, फिर बाल आपके क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि आप कितना भी बाहर से खाएं, इट डजेंट मीन कि आपकी इनर बेकरी है वो काम कर रही हो। तो आप पहले सीफो को ठीक करिए, यानी कि आप अपने आंतों के फंगल इन्फेक्शन को दूर करिए। यह जब मैंने सीखा, मैं पिछले 3 सालों से अपने पेट के बैक्टीरिया को, पेट के गट के सभी सेंसर्स को ठीक रखता हूं, और मैं देख रहा हूं कि ठीक है ना, आई एम टर्निंग 66 दिस मंथ, एंड मेरे बाल पिछले 5 सालों से अगर मैं देखूं अब 10% से ज़्यादा बढ़ चुके हैं, यानी कि आई एम रीग्रोइंग देम। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने अंदर कितना स्ट्रेसलेस माहौल क्रिएट कर रहे हैं और कैसे आप अपने गट को समझ पा रहे हैं। सर ये बताइए कोई ऐसा नेचुरल तरीका जो आपके पास हो जिससे बाल जो हैं काले कर सके हम नेचुरल तरीके से? देखिए, ऐसा तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है कि काले कर पाएँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आप अपने गट को और माइंड को ठीक रखें और रोज़ाना एक बार एक विजुअलाइजेशन करें बालों का, तो आप न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक रूल है, NLP का एक रूल है, या न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक रूल है कि जब कि जिस चीज़ को आप बार बार विजुअलाइज करते हैं और वो नेचुरल प्रक्रिया है उस बॉडी की, तो वो बेसिकली उस काम को करने लगती है। जैसे आप विजुअलाइज करना शुरू करें डीप ट्रांस में जाकर, हिप्नोटिक स्टेट में जाकर, या डीप रिलैक्सेशन में जाकर, कि किस तरह से आपकी बालों की जड़ें एक बार फिर जागृत होकर उन्हें बालों को पैदा कर रही हैं, जो बाल गिरने वाले हैं उनको टाइटली पकड़ रही है, कैसे आपकी बॉडी उन न्यूट्रिएंट को वहाँ तक पहुँचा रही है। जब आप इसे बार बार विजुअलाइज करते हैं तो आपको याद रखिएगा बड़ा फ़र्क आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सर चेहरे की जो सुंदरता है क्रीम से आ जाएगी, या फिर हमारे अंदर जो हमारा गट हेल्थ है अगर वो सही रहा, हमारा खान पान सही रहा, उससे आ सकती है? हमें क्रीम लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको याद रखिएगा एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जितने भी लीवर ख़राब हो रहे हैं, आप कभी एक किताब को पढ़िएगा,
और वो लेडी आपको इंस्टा पर भी मिल जाएगी, मिंडी पल्स। डॉक्टर मिंडी पल्स, ये जे डॉक्टर, ठीक है ना, उनकी एक किताब है रीसेट फैक्टर। उनके अनुसार जितने भी हमारे लीवर ख़राब हो रहे हैं, उन लोगों के भी जो शराब नहीं पीते उनको भी फैटी लीवर हो रहे हैं। उसका बड़ा रीज़न ये है कि हम अपनी स्किन पर बहुत सारे ऐसे केमिकल लगा रहे हैं जो नहीं लगाने चाहिए। स्किन के ऊपर जो आप केमिकल लगा रहे हैं, याद रखिएगा, इट इज़ नॉट ऑन द स्किन नाउ। आपकी स्किन एक स्पॉन्ज की तरह है, जो भी आप उसके ऊपर लगाते हैं उसके थ्रू वो एकदम से आपके ब्लड में चला जाता है। वह आपकी किडनी और लीवर को एक मुसीबत में डालता है। 11,000 से ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अभी तय नहीं हुआ कि ये सेफ़ भी हैं। कई बार लोग कहते हैं ये स्किन फ्रेंडली है, पर वो ये नहीं बताते कि क्या ये आपका गट फ्रेंडली भी है या ये लीवर फ्रेंडली भी है, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके लीवर में चला जाता है। कोई चीज़ हम खाते हैं, पहले वो कम से कम पेट में जाएगा, पेट के बाद वो उसमें एसिड मिलेगा, फिर वो आंतों में जाएगा, आंतों के बाद वो हमारे ब्लड में जाएगा, अगर हमारी आंतों की लाइनिंग उसे अलाउ करेंगे। लेकिन जैसे ही आपने स्किन पर कुछ भी लगाया, वो तो डायरेक्टली आपके ब्लड में जा रहा है, आपने सारे बैरियर ख़राब कर दिए। याद रखिएगा, जितना भी आपकी जो स्किन का ग्लो है वह आपके गट बैक्टीरिया से आएगा। अगर आप स्किन के ग्लो को बढ़िया करना चाहते हैं तो लैक्टोबैसिलस रोटेरी नाम का एक बैक्टीरिया है, वह आपके बालों को भी, स्किन को और आपके मूड को और अपने पार्टनर के लिए जो प्यार चाहिए ऑक्सीटोसिन को, वही एक बैक्टीरिया बनाता है। 4% लोगों में रह गया है वो। एक किताब पढ़ रहा हूँ मैं, या आप भी पढ़ सकते हैं, उसका नाम है द सुपर गट, डॉक्टर विलियम डेविस की बहुत बड़ी रिसर्च की किताब है ये। उन्होंने बताया है कि जो हमारा लैक्टोबैसिलस रोटेरी नाम का बैक्टीरिया वो सिर्फ 4% लोगों में है, और उन्होंने कहा कि 4% लोगों के ही रिश्ते अब ठीक ठाक चलेंगे, क्योंकि वही लव केमिकल भी बनाता है, वही हमारे स्किन को ठीक रखता है, वही हमारे मूड को भी ठीक रखता है, लैक्टोबैसिलस रोटेरी। तो आप अपने गट को ठीक करिए, आपकी स्किन ऑटोमेटिक, याद रखिएगा, बाल और स्किन तो है ही रिप्रेजेंटेटिव आपके गट के। अगर आपकी स्किन बढ़िया है, आपका बाल बढ़िया है, तो समझ लीजिए आपका जो लार्ज इंटेस्टाइनल पार्ट है वो आपका बिल्कुल ठीक है। सर, आज के डेट में लोग बहुत कम उम्र में बूढ़े लगने लग जा रहे हैं, ये उनकी आदतों की वजह से ऐसी चीज़ें हो रही हैं? देखिए, सिंपल सी बात यह है कि अगर आप इतनी तनाव लेंगे जितने के लिए आप बने नहीं थे, वो खाना खाएंगे जो आपके लिए नहीं बना है, यू आर ईटिंग द फूड विच इज़ फूड लुकिंग फूड, आप उस खाने को खा रहे हैं जो खाने जैसा दिखता है, वो खाना नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आपने उतना तनाव लेना शुरू कर दिया जितने के लिए आपकी जीन नहीं बनी थी, ठीक है ना, आपने खेलना बंद कर दिया है, आप इसलिए बूढ़े हो रहे हैं। अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था ना, लव एंड सर्वाइवल, उसमें बताया गया है कि जब हम अपनी इमोशंस को दबा लेते हैं और हमारे पास वो लोग नहीं होते जिनके साथ हम इमोशनली बैठकर बात करें, जो हमें अपना सहारा दे रहे, जिनके सामने हम ओपन अप हों, और जब हम इन इमोशन को दबा लेते हैं तो हमारे पास बेसिकली बूढ़ा करने वाली जीन टर्न ऑन हो जाती है। याद रखिएगा, जो बुढ़ापा है वो जेनेटिक बीमारी तब बनती है, हमारी जीन जो है बेसिकली हमारे हर एक थॉट को और खाने को देखती हैं। अगर आप हद से ज़्यादा तनाव में रहेंगे, रिवेंज में रहेंगे, नींद पूरी नहीं होगी, मतलब का खाना नहीं खाएंगे, आप अपनी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आपके पास जीने का कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है, तो आपकी जीन उसी तरह से टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ होना शुरू हो जाएंगी, और जो आपके पास जवान रखने वाली जीन है बेसिकली वो टर्न ऑफ हो जाएंगी, और जो बुढ़ापा देने वाली है वो टर्न ऑन हो जाएंगी। और फिर हम क्या करते हैं कि कभी ये न्यूट्रिएंट खा रहे हैं और कभी ये क्रीम लगा रहे हैं। भैया, इमीडिएटली आप अपने तरीक़ों को बदलिए, आप मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड ना रहिए, इमोशनली आप ओपन अप होइए लोगों को, और आप जो है साधारण खाना खाइए। सिंपल है। एंटी एजिंग क्रीम भी आ गई है, कई सालों से चल रही हैं बुढ़ापा ख़त्म करने के लिए। बताइए मार्केट में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं? देखिए, वो जब भी बेसिकली जब भी आपके किसी भी चीज़ को, हर एक आदमी चाहता है कि वो बुढ़ापे की तरफ ना जाए, और उसे अगर कोई भी कुछ बेचेगा तो उस पर वो शॉर्ट टर्म एक तरह से ट्रस्ट कर लेता है, और आदमी को चाहिए कि मुझे फटाफट रिजल्ट मिल जाए। और ऐसे में 2-4 जो मेकअप करके जो हीरो हीरोइन आ जाते हैं कि मैं इस क्रीम को यूज़ करती हूँ, सभी लोग करने लगते हैं। लेकिन याद रखिएगा, वो क्रीम आपकी स्किन के ऊपर कितना काम कर रही है इसके बारे में कभी पढ़िएगा। स्किन इज़ जस्ट लाइक अ रुई, स्किन रुई की तरह, जो आप उस पर लगाएंगे वो उस पर नहीं रहेगी, वो नीचे जा चुकी है कई लेयर। सर, मेकअप के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो जिसके बारे में मैं आपसे पर्सनली डिस्कस करती हूँ यहाँ पे, और मुझे पूरा विश्वास है जितनी फीमेल्स बैठी हैं जिन्हें मेकअप करना बहुत पसंद है, और मेरा तो काम ही है तो मुझे करना ही पड़ता है, मेरी मजबूरी बन जाती है। सर, एक ना प्राइमर आता है,
कहते हैं ना कि इस प्राइमर को आप मेकअप से पहले यूज़ कीजिए चेहरे पे और वो आपके पोर्स को जो है लॉक कर देते हैं, तो ब्लॉक कर देते हैं पूरी तरीके से, ताकि जो मेकअप है वो डायरेक्ट आपकी स्किन पे ना जाए। ये क्या फंडा है सर? ये पता नहीं है तो खैर वही जानते हैं, लेकिन आप यू आर एब्यूजिंग योर स्किन, आप अपनी स्किन को एब्यूज़ कर रहे हैं। एक दिन ऐसा होगा कि इस मेकअप के के बगैर कुछ आपका काम नहीं चलेगा, एंड यू आर ब्लॉकिंग द नेचुरल पोर्स ऑफ योर स्किन। आपको मालूम है कि देर आर स्पेशल इसके स्किन के ऊपर स्पेशल आपके रिसेप्टर हैं जो स्पेशल धूप को लेते हैं, जो आपको विटामिन D3 देते हैं। इससे आपने सारी स्किन को ब्लॉक कर दिया है। जगह जगह आप मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं, सनस्क्रीन लगा रहे हैं। कभी इनके बारे में पढ़िएगा जो मेडिकल बुक्स हैं, एंड यू विल फाइंड के उसके बाद आप शायद ना लगाएं, इवन मॉइस्चराइज़र भी ना लगाएं। मैंने पिछले 4 सालों से साबुन नहीं लगाई है। तो सर क्या लगा है फिर उसकी जगह पे? मुझे तो नहीं लगता है कि अब से 40-50 साल पहले कोई हमारे पूर्वज लगाते थे या वो जनरेशन लगाती थी, या 1950s में कोई क्रीम थी क्या? 1950s में जाइए, कोई क्रीम थी क्या? और उनके पास कोलाजन की कोई कमी नहीं थी। सर कोलाजन की ऊपर भी बात करूंगी, लोग लेते हैं इसे, अब अलग से लेते हैं लोग इसको। कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो लेते रहें, वो उनका अपना डिसीजन है। लेकिन याद रखिएगा, आप कोई भी चीज़ जो आपकी जीन बनाती है, अगर उसे आप बाहर से ले रहे हैं तो आप अपने जीन को बंद कर रहे हैं उस काम के लिए। और एक टाइम आएगा कि वो बाहर वाली चीज़ों को कभी आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो केमिकल्स हैं, वो नेचुरल नहीं है, और आपने अपनी उस जीन को बंद कर दिया। यही तो हम गड़बड़ भी कर रहे हैं कि हमें डिप्रेसिंग थॉट थोड़ा सा आता है और हम बाहर से उन गोलियों को खाने लगते हैं जो हमें अंदर हैप्पीनेस केमिकल निकालते हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन वगैरह। और एक टाइम ऐसा आता है कि अब हमें उनकी डोज बढ़ानी पड़ती है, और उस दर हमारा नुकसान ये होता है कि हमारी बॉडी की जो जीन्स हैं वो बेसिकली मर जाती हैं। कभी आप जेनेटिक एक्सप्रेशन को पढ़िएगा, अगर आप किसी भी जीन को एक्टिव नहीं रखेंगी तो थोड़े दिन बाद ऑटोमेटिकली डेड होना शुरू हो जाएंगी, या वो एक्सप्रेस करना बंद कर देगी अपने आप को। अगर आप बाहर से चीज़ों को खा रहे हैं तो ये तो वही वाली बात है कि भाई अगर किसी की पैर की हड्डी टूट गई तो फेविकोल पी लो, जुड़ जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है वॉट एवर यू आर ईटिंग डजंट मीन दैट इट इज़ गोइंग देयर, ये वहाँ पर जा रही है जहाँ के लिए बनी है। तो जो आप ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम बाहर से इतना क्रीम लगाएंगे तो ये एंटी एजिंग है, जब तक ये अंदर से चीज़ें नहीं होंगी, अगर अंदर से ठीक नहीं होगी तो वो कब तक आपको दिखाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बाहर का मेकअप भी अब लोगों को दिखाई देना शुरू हो जाएगा, दिखने लग जाएंगे। सर पहले के समय में लोग 100-100 साल तक जी जाते थे स्वस्थ होकर, वो भी, लेकिन आज के डेट में 90-100 साल पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है। लोग 60-70 के बीच में भी लोग नहीं पहुंच पाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है सर कि 90-100 साल लोग स्वस्थ होकर पूरी ज़िंदगी जी पाए, फिट रह सके? देखिए, मैंने एक किताब पढ़ी है, मैंने इस तरह की बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, बहुत इजी तरीके बताए। उन्होंने कहा कि आपके पास 5-6 चीज़ों का नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर कुछ नाम लूँगा तो मेरे जो दर्शक हैं वो चौंक जाएंगे ये कौन से नाम हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी बॉडी के अंदर हमेशा एक पावर होती है माइंड और बॉडी के पास, कि वो हमारी बॉडी के अंदर हमेशा रोज़ नई ब्लड वेसल्स बनाता रहता है। अगर हमें कहीं चोट लग जाए तो इमीडिएटली नई आर्टरीज बन जाती हैं, इसे हम एंजियोजेनेसिस कहते हैं। हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। दूसरी बात, हमारी हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो है, वहाँ पर हमारे पास कुछ सेल पड़ी होते हैं, हम उन्हें स्टेम सेल्स कहते हैं। वो हमारे रीजनरेट करने आती हैं। वो स्टेम सेल्स बेसिकली 0.2% होते हैं हमारी बॉडी में। अगर हमारे बाल ख़राब हो रहे हैं तो वो सेल इमीडिएटली बालों की सेल बन जाते हैं। स्किन ख़राब हो रही तो स्किन की सेल बनकर वो हमारी हेल्प कर देती हैं। हमें स्टेम सेल का नहीं पता, हमें अपने गट बैक्टीरिया का नहीं पता, हमें अपनी इम्यूनिटी का नहीं पता, ठीक है ना। जब हमें अपनी बेसिक और जीन एक्सप्रेशन का नहीं पता, तो 5 चीज़ें अगर आपके पास हैं, 5 चीज़ों की जानकारी है, इन 5 चीज़ों को मैं दोबारा बताता हूँ। नंबर 1, आपकी एंजियोजेनेसिस, यानी कि आपकी शरीर बूढ़ा तब होता है जब उसे उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलती है जितनी उसे मिलनी चाहिए, क्योंकि आपकी एंजियोजेनेसिस बंद हो चुकी है। एंजियोजेनेसिस का मतलब है आपकी बॉडी ब्लड वेसल्स नहीं बना रही है, जबकि बॉडी का काम है। ये क्यों नहीं बना रही है? क्योंकि इसके पीछे है गट बैक्टीरिया एंड माइंड। वहीं का आके रुक जाएगा, ये किताबें कभी पढ़ लीजिएगा। दूसरा है आपकी स्टेम सेल, जो रीजनरेट करती हैं बॉडी को, बूढ़ा नहीं होने देती। इवन आपके कार्टिलेज को रिक्रिएट कर सकती हैं। वो आपकी सेल अगर ख़राब हो रही है स्किन की, वो इमीडिएटली स्किन की सेल बनकर उसको रिक्रिएट कर देगी। ये उनका तरीका है। लेकिन याद रखिएगा, वह तनाव और गट के बैक्टीरिया की कमी के कारण वो भी काम नहीं करती है। तीसरी, हमारे जीन। याद रखिएगा, हमारे पास जीन हम कभी नहीं बदल सकते, लेकिन अब ये तय हो गया है 1970s के बाद और 2008 के बाद तो जीनोम में, कि हमारे जीन हमेशा हमारे थॉट के अनुसार चलते हैं।
तो अगर आप ये रोज़ ये कहोगे मेरा दम घुट रहा है यहाँ, मैं क्या करूँ जी, कर मेरे से नहीं हो रहा ये काम, मैं क्यों आया इस ज़माने में, तो ये सब कुछ सुना जा रहा है आपके जीन के द्वारा। लेकिन अगर आप रोज़ देखें, मैं एक किताब पढ़ रहा था जैपनीज टेक्निक पर, जो एक टापू है वहाँ पर जहाँ 100 साल के लोग कबड्डी खेलते हैं, खेलते हैं, दौड़ लगाते हैं। तो मैं जब पढ़ रहा था तो उन्होंने उसमें एक टेक्निक उन्होंने बताई कि आप इमेजिन करो कि आपके सामने एक टाइम आ रहा है जहाँ पर आपकी डेथ हो रही है। इमेजिन करो कि वो डेथ का प्ले कार्ड या डेथ के जो सीन है, आप उन्हें परे और आगे सरकार आए हैं, 100 साल के परे सरकार दीजिएगा, और 100 साल के माइलस्टोन पर रोज़ाना ट्रेवल करिए, तो माइंड एक तरह से कंडीशनड हो जाएगा कि मुझे 100 साल तक इस तरह से ट्रेवल करना है। 100 साल की लाइफ को रिवार्डफुल बनाइए। अगर आपने पहले ही देख लिया कि फ्यूचर में मेरे एंग्जाइटी है, पता नहीं क्या होगा, तो उसी तरह के आपके हार्मोन रिलीज़ हो जाएंगे, क्योंकि हार्मोन आपकी सोच पर चलते हैं। तो एक है आपकी एंजियोजेनेसिस, एक स्टेम सेल, एक है जीन, चौथी है आपकी इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के बारे में सिर्फ पेंडेमिक के बाद में जानना शुरू किया, और हमें ऐड ऐसे दिखाए जा रहे हैं कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएं। हाँ, टैबलेट्स आ रहे हैं, सारी चीज़ें आ रही भैया हैं। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग मत बनाइएगा, मेरे से बात कर लीजिएगा। इम्यूनिटी को बेसिकली गाइड किया जाता है कि वो बैक्टीरिया को मारे, हमें ना मारे। अगर वो इम्यूनिटी हमें मार रही है, जिसको ऑटो इम्यून कहते हैं, और उसे आपने स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो वो बताइए क्या करेगी, ज़्यादा तेज से मारेगी ना। तो ये भी गड़बड़ हो रही है। इम्यूनिटी के बारे में सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन है। और चौथा, पांचवी चीज़ है आपके गट के बैक्टीरिया। ये 5 चीज़ें आप पे काम करना शुरू करिए। अब आप सब लोग कहेंगे कि ऐसे में क्या खाएं, हमें खाने वाला बताओ। हमारे देश में खाने का एक ऐसा हो गया कि हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ खाना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ऑटोफैगी करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग होगी, आपकी स्टेम सेल काम करेगी, आपकी एंजियोजेनेसिस होगी। ऑटोफैगी का मतलब होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग, कि आप 17-18 घंटे फास्ट जरूर करिए, कम से कम वीक में 2 बार तो करिए ही करिए। मैं सुबह नाश्ता नहीं करता हूँ। मैं ये समझिए कि 12-1 बजे के बाद मैं सैलड लेता हूँ बड़ी अच्छी सी, 2:30 बजे मैं खाना खाता हूँ, और उसके बाद रात को मुश्किल से मैं कुछ खाता हूँ। राइट। मुझे पिछले 4 सालों से याद नहीं है कि मैंने कोई गोली खाई हो, मुझे कभी वायरल आया हुआ। मैंने एक भी दिन कभी बीमारी की वजह से, सर दर्द की वजह से, नींद की कमी के कारण, स्ट्रेस या थकान के कारण अपना काम छोड़ा हो। मैं आज जब भी आपके पास बैठा हूँ, इस समय मैं 45 डेज़ रेजिडेंशियल वर्कशॉप दे के आया हूँ। 15 दिन मैंने नीमराना में दी, उसी दिन मैंने ट्रेवल किया रात को, अगले दिन से फिर 15 दिन की ट्रेनिंग मुंबई में थी, वहाँ से ट्रेवल किया, 15 दिन की ट्रेनिंग मसूरी में थी, देहरादून मसूरी के बीच में। 45 दिन तक मैं किस टाइम उठता था मैं बताता हूँ, 5:30 बजे सुबह, और सोता था मैं रात को मेडिटेशन कराकर 10:30 बजे मैं अपनी क्लास से फ्री होता था। यानी कि आप ये सही है, 5:30 बजे मैं उठकर खड़ा हो जाता था, 7 बजे तक हम अपनी तैयारी कर लेते थे, और रात के 10:30 बजे मैं लास्ट मेडिटेशन कराता था, और घूमता रहता था उसमें भी बीच में लोगों के, और वो सोते रहते थे। ये मेरी पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि दिनचर्या रही है। इस बीच में मुझे सिर्फ 1 घंटा योगा करने का और प्राणायाम करने का मौका मिलता था। मैंने वहाँ कोई न्यूट्रिएंट नहीं खाया, मैंने सुबह का नाश्ता नहीं खाया। हाँ, मैंने कभी भी सलाद को नहीं छोड़ा वहाँ पर, मैंने गेहूँ नहीं खाया, और मैंने दूध नहीं पिया। गेहूँ भी तो खतरनाक है। मैं गेहूँ नहीं खाता हूँ, तो आप भी मत खाया करें। गेहूँ तो सर नहीं खाना चाहिए। हाँ, उसके अंदर 2 ऐसी प्रोटीन आ गई हैं जो पहले नहीं थी, एक है गिलियाडिन और एक है ग्लूटिनिन। ये दोनों प्रोटीन बेसिकली आपके जीन पर काम करती है निगेटिवली, आपके गट के बैक्टीरिया को मार देती है, और सबसे बड़ी बात है जो लोगों को पता नहीं है, वो है आपकी आंतों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव शील्ड होती है जिसे हम गट लाइनिंग कहते हैं। यह गट लाइनिंग के बीच में छेद कर देती है, जिसे हम लीकी गट कहते हैं। जितनी भी हमारा मोटापा है, ऑटो इम्यून है, जितनी हमारी नींद की कमी है, जितनी हमारे अंदर स्किन फूड से जो विष जा रहा है, इसका मतलब सिंपली है कि आप लीकी गट के शिकार हो गए हैं। अगर आपको कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो आपको लीकी गट है, उसमें गेहूं का बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली जो मॉडर्न व्हीट आया है। 1970s के व्हीट में ये नहीं था, ये जो नए आ रहे हैं उनमें है। हाँ सर ये बताइए, अगर गेहूं ना ले तो उसकी जगह क्या ले? यही जौ, बाजरा, ये सब? देखिए, मैं आपको क्या क्या ले सकते हैं तो आपके पास बहुत है, ऐसा कुछ कमी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं 1 दिसंबर से लेकर और 3 मार्च तक, दिसंबर, पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, 3 महीने में 90 दिन मुंबई में रहा हूँ। मेरी वहाँ फैमिली नहीं थी, ठीक है ना, माई फैमिली वॉज इन बेंगलोर। तो मैं वहाँ अकेला रहा हूँ, मेरा अपना फ्लैट है जू पर, वो मुझे अच्छे लगता है वहाँ पर। मैंने एक भी दिन होटल में खाना नहीं खाया, एक भी दिन मैंने अपना खाना नहीं पकाया,
कैन यू बिलीव हाउ कैन इट हैपन? एंड आई एन्जॉयड द बेस्ट फूड। मैं आपको बता देता हूँ, आप कितना भी खा लें उतने ही आप पतले होंगे। और मैं 16 किलोमीटर पर डे चलता हूँ जब मुंबई में रहता हूँ। यानी कि मैं एक एंड से दूसरे एंड तक 4 किलोमीटर का बीच है जूहू का। एक बार मैं जाता हूँ दौड़ता हुआ, बीच बीच में दौड़ना और तेज़ चलना, फिर वापस आना, और रात को भी एक बार जाना एक बार आना वारसोवा तक, 4 किलोमीटर का। तो 16 किलोमीटर मैं चलता हूँ। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ चावल की कांजी बनाता हूँ। चावल की कांजी बड़ी पॉपुलर है, शाम का जो चावल बचा होता है, ठीक है ना, बस उतने को मैं उबालता था, 3-4 दिन का वो बन जाता था। उसे एक बार फर्मेंट किया, वो बेस बन गया। अब उस बेस में मैं क्या डालता था, ध्यान से सुनिएगा। उसमें मैं स्प्राउट डालता था, मूंग का, चने का, लोबिया का, मूंगफली का, ठीक है ना, सोयाबीन का। उसमें मैं डालता था पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड, फ्लैक्स सीड, चिया सीड। उसमें मैं डालता था थोड़े से बादाम भीगे हुए, थोड़े से उसमें डालता था मैं अखरोट, ताकि मुझे ओमेगा 3 मिल जाए, ठीक है ना। उसमें मैं डालता था प्याज, टमाटर एंड सलाद के लिए गाजर वाजर। और उसमें मैं डालता था 4 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या अपने घर का तिल का तेल, ठीक है ना। ये डालकर उसे मैं मिलाता था। उसमें सी सॉल्ट डालता था मैं। कभी भी सफ़ेद नमक मत खाया करें, समुद्री नमक खाया करें, 92 मिनरल आपको मिलेंगे। और वो इतना तैयार हो जाता था। अब मैं 2 पैक करता था, 2 लंच बॉक्स तैयार करता था, बैग में डालता था और पॉडकास्ट के निकल जाता था जहाँ पर भी मेरी मीटिंग होती थी। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरे से शाम तक वो खाया नहीं जाता था। उसमें मुझे प्रोटीन मिल रही है, उसमें मुझे फाइबर मिल रहा है, उसमें मुझे फैट बढ़िया वाला मिल रहा है, उसमें मुझे बैक्टीरिया मिल रहा है। और आपको क्या चाहिए? सब कुछ मिल जाती है चीज़ें। मैं और इतना टेस्टी कि जब मैं सोच रहा हूँ तो मुझे मुंह में पानी आ रहा है। मेरा ये कहना है कि मतलब है कि आप जितना भी खा रहे हैं उसको इतना मीनिंगफुल लगता था। इसके अलावा मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी कुछ खाने की। अगर कहीं किसी के साथ बैठना है तो 1-2 सिप का ब्लैक कॉफ़ी ले ली, 1-2 सिप मार ली। सर आपने एक तरीके से अपनी बातों को रखते हुए लोगों को एक हेल्दी रूटीन भी दे दी, क्या कुछ खाना चाहिए ये आपने बता दिया। और सर अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा से अलग कुछ चीज़ों के बारे में कि अमूमन आप देख रहे हैं लोग स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं, उस पर क्या कहिएगा सर? क्योंकि देखिए आप जो है फ्री में अब लोगों से लोग आपसे जुड़ सकते हैं फ्री में, उसके बारे में बताइए। क्योंकि एंजाइटी, डिप्रेशन एक ऐसी समस्या बन चुकी है हर किसी के लिए, हर दिन कोई ना कोई इसका शिकार बन रहा है। और मैं चाहती हूँ कि जो हमारे दर्शक हैं जो भी इस चीज़ से गुजर रहे हैं वो सर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी टीम है वो आपसे कांटेक्ट कर लेगी। बस आप बता दीजिए सर क्या क्या चीज़ें उन्हें पूरी करनी होंगी। देखिए आज एंग्जाइटी यानी कि हमारे अंदर डिस्कम्फर्ट चल रहा है, हमारे पास पेनफुल मेमोरीज़ हैं, हमारे पास ट्रॉमाज भरे पड़े हैं, हम अकेलेपन के शिकार हो गए हैं। हमारा गट वैसे भी हमारे माइंड को एंग्जाइटी दे ही रहा है क्योंकि गट खराब हो गया, हमारा खाना नहीं है, वो खाने जैसा दिखता है। और ऐसे में सिचुएशन ये आ गई कि लोगों के रिश्ते टूट रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, बिजनेस ख़राब हो रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि हम कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मैं आपके चैनल से बता देता हूँ फ्रेंड्स, एक हफ्ते में हम 10,000 से ज़्यादा फ्री काउंसलिंग कर रहे हैं। एक हफ्ते में आप हमारे साथ जुड़िएगा। आपको इतना करना है कि आप व्हाट्सअप खोलिए, उस पर माइंड टाइप करिए, MIND, और एक नंबर में दे रहा हूँ 9218077336, 9218077336 पर आप हमें भेजिएगा। मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, हम आपकी एंग्जाइटी की बात करेंगे, हम आपको पेनफुल मेमोरी हटाएंगे, हम आपको गाइड करेंगे कि लाइफ को कैसे जिएं। और आप यकीन नहीं करेंगे अश्मिता, हमारे पास कम से कम अब 5,000 ऐसे रिव्यूज़ हैं जो पूरे वर्ल्ड से आए हुए हैं, जो इंडियंस ने और हिंदी बोलने या समझने वाले लोगों ने हमारी काउंसलिंग ली है फ्री ऑफ कॉस्ट। और उन्होंने कहा है कि एक ही सिटिंग में मेरी एंग्जाइटी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई। मेरे पास इवन पड़ोसी देश के कई लोगों की वो आए कि हमने राम सर का एक पॉडकास्ट देखा या रील देखी, हमने ऐसे ही फॉर्म भर दिया। और आप यकीन नहीं करेंगे कि हमें एक आदमी की कॉल आई, उन्होंने कहा कि आपने ये फॉर्म भरा है तो चलो हम आपकी एंग्जाइटी पर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं 5 महीनों से किसी की मैयत में नहीं जा रहा था, 5 महीनों से मैं किसी की पार्टी में नहीं जा रहा था, 5 महीनों से मैं इवन अंधेरे में नहीं सो पा रहा था। मेरी इतनी हार्ट बीट बढ़ जाती थी, पैल्पिटेशन, ऐसा लगता था कि हार्ट बाहर निकल गया हो। रात भर मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोई मारना चाहता है पीछे से।
और एक मीटिंग 40 मिनट की रही है, उन्होंने NLP की टेक्निक हमें कराई है और हमारी एंग्जाइटी ख़त्म हो गई। इवन घर के लोग ये कहने लगे कि यार मैं ये क्या, हाउ इजी इट इज़। तो अगर आपके पास किसी के पास भी एंग्जाइटी है, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। फिर सुन लीजिएगा, हमारी कोई पैसा नहीं हम आपसे लेंगे, राइट। हम आपको एक खूबसूरत टेक्निक बताएंगे, हम आपके साथ बैठेंगे, मेरा ट्रेनर आपको कॉल करेगा, आपके पीछे रहेगा, यार कर लो, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम कर सकते हैं। सर, आप NLP की बात कर रहे हैं और हील करते हैं, ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है? इस प्रोसेस से क्या कुछ फ़ायदा होता है सर? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, अगर आपका माइंड किसी भी वजह से स्ट्रेस में है, आपके पास पेनफुल मेमोरी है, आपके पास कोई पास्ट के एब्यूज़ ट्रॉमा है, प्रेजेंट का कोई इशू चल रहा है, फ्यूचर का कोई डर है, आपको किसी भी तरह का फोबिया आ चुका है कि आपको अंधेरे का फोबिया है, लिफ्ट का फोबिया, ऊंचाई का फोबिया, पानी का फोबिया, स्टेज का फोबिया है, आप एग्ज़ाम का फोबिया है, आपको निगेटिव थिंकिंग चल रही है रात भर, आपको ऐसे पैटर्न आ गए कि आप बार बार हाथ धो रहे हैं या फिर बार बार सफाई कर रहे हैं, एक बात पर अटक गए तो उसी पर अटके रहते हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि जब आप तनाव में हैं तो आपकी ईटिंग हैबिट्स बदल गई हैं, आप खाने की तरफ दौड़ रहे हैं। याद रखिएगा, जहाँ पर भी आपके ये पैटर्न आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि माइंड इस समय आपका प्रॉपरली अलाइंड या हारमनी में नहीं है। यहाँ पर सभी जगह NLP आपकी हेल्प करेगी, यानी कि हम आपकी पेनफुल मेमोरी को हटा सकते हैं, हम आप ट्रॉमा को ज़ीरो कर सकते हैं। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ किसी के साथ कि जो याद करते ही वो तंग होता है, आज ही आप उसे निकाल सकते हैं। आपके पास कोई गिल्ट, रिवेंज, कोई हर्ट पड़ा हुआ है, लोग रोज़ाना हमें हर्ट करते थे, दुनिया के लोग, फिर आपको अचानक उससे परेशानी बढ़ती है, हम उसको, उस मेमोरी को, उस पैटर्न को, या आपके पास OCD है कि बार बार आप हाथ धोते हैं, ताला चेक करते हैं, एक ही बात को बार बार करते रहते हैं, घंटों तक आप मकान की, घर की सफाई कर रहे हैं, कोई आ गया तो, ये सारे पैटर्न सब माइंड के हैं। तो ये तो इट इज़ अ मस्ट फॉर एवरीवन, NLP फॉर एवरीवन इज़ अ मस्ट। ये तो देख लेना, इसके बगैर बात बनेगी ही नहीं। कब तक आप सफ़र करेंगे? और आपके अंदर कभी आपको चेस्ट टाइट हो रही, कभी ऐसा लग रहा है कि गले में कुछ अटक रहा है, कई बार ऐसा लगता है कि आपका माथा फट रहा है, कई बार ऐसा लगता है आपका सर फट रहा है, कई बार ऐसा लगता है कि आपको किसी ने पकड़ लिया है। कई बार बिजनेसमैन कहते हैं कि सर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, ऐसा लगता है पीछे किसी ने मुझे पकड़ रखा है। परिवार में रिश्तों की प्रॉब्लम आने लगी है, मेल्स के पास ED की प्रॉब्लम है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम तो आपके माइंड में ही तो हैं। जब तक आप माइंड की टेक्निक नहीं लगाएंगे तो आप याद रखिएगा कोई मिरेकल नहीं होने जा रहा है। लेकिन अगर आपने न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरो साइंस, हिप्नोसिस, फ्रंटल लोब एक्टिवेशन और ये सारा कुछ है किस चीज़ में, NLP में, अगर आपने NLP को सीख लिया तो आप ये समझ लीजिएगा 99% बीमारियां आप कंट्रोल कर लेंगे, 1% रह जाएगी जो आपके खाने की है। और चूंकि खाने की आदतें भी आपकी NLP से ही ठीक होंगी, तो मैं ये कह सकता हूँ मैंने तो 100% अपने आप को ठीक कर लिया। तो सर मुझे ये लगता है कि NLP अगर आपसे सीख लेते हैं लोग, या आपसे जुड़ की चीज़ों को हील कर सकते हैं, अपनी परेशानियों को ख़त्म कर सकते हैं, जो इमोशनल पेन है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। मैं यही कहता हूँ कि यार, इफ़ यू आर नॉट योर ओन हीलर देन यू आर स्टूपिड। अगर आप खुद के हीलर नहीं हैं तो याद रखिएगा आप एक बड़े ख़तरे में हैं। आपको पता नहीं क्या क्या खिलाया जाएगा और किस बीमारी को कितना बड़ा कर दिया जाएगा। और एक हॉस्पिटलाइजेशन में एक आम आदमी का इवन फ्यूचर भी गिरवी रखा जाता है। कई बार इतना पैसा खर्च हो जाता है कि आप अगली जनरेशन को भी एक तरह से कर्ज में डाल देते हैं। इसलिए स्टे वेरी वेरी अलर्ट। सर ये बताइए, क्या हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारी हीलिंग पावर को बढ़ाता है? 100% याद रखिएगा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जिस चीज़ को भी परसीव करता है या मेमोरी के रूप में, वो इमीडिएटली हमारी ग्लैंड्स को, यानी कि हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियों को इफ़ेक्ट करता है। और ये हार्मोन ही हमारी सेल पर जाकर हमारी बॉडी की सेल्स को बताते हैं कि अब हम उनको प्रॉपर प्रोटीन बनानी है, चीपर प्रोटीन बनानी है। तो सबकॉन्शियस का पड़ा हुआ पैटर्न याद रखिएगा डायरेक्टली आपकी बॉडी को इम्पैक्ट डालता है, प्रभावित करता है 100%। वह हीलिंग पावर को बढ़ाता है। आपका सबकॉन्शियस ही आपकी एंजियोजेनेसिस यानी कि ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन, स्टेम सेल्स, आपके गट बैक्टीरिया, जेनेटिक एक्सप्रेशन सब आपके सबकॉन्शियस के ही तो हाथ में है। सर ये बताइए कि सर ये बताइए कि बॉडी को फिट रखने के लिए योगा बेस्ट होगा, जिम बेस्ट होगा, या फिर हम बस प्राणायाम करके ही जो है अपने आप को फिट रख सकते हैं? नहीं, आपको देखिए सिंपल सी बात है, आपकी बॉडी जो है उसको हमेशा एक्सप्रेशन, वो आप खुद को एक्सप्रेस तभी करेगी जब आप उसके साथ मेहनत करेंगे। तो योगा भी आप थोड़ा सा
स्ट्रॉन्ग करिएगा, यानी कि पावर योगा भी करिएगा, वॉकिंग भी करिएगा, जॉगिंग भी करिएगा, और टाइम मिले तो जिम भी करिएगा, लेकिन वो सोच समझ कर करिएगा कि ऐसा ना हो कि आप उसमें क्रैम्प लेकर आ जाएं घर पर और फिर 1 महीनों तक आप कुछ ना करें। सर, आने वाले समय में सबसे बड़ा हेल्थ हैक क्या होने वाला है? योगा, मेडिटेशन, एनएलपी या फिर बायो हैकिंग? सिंपल सी बात है, माइंड एंड गट कनेक्शन एंड इट्स हीलिंग। ये होगा। जितना लोग ज़्यादा आप पढ़ेंगे वो एक ही चीज़ पढ़ेंगे कि जितनी भी बीमारियां हैं, यू नेम एनी डिजीज़ एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ माइंड एंड गट कनेक्शन, यू नीड टू हील बोथ। आप दोनों को ही आपको हील करना ही होगा। सर, एक रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं। गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है यहाँ पे और लोग काफ़ी परेशान हैं कि कोई ऐसा हेल्दी ड्रिंक मिल जाए जिससे वो बहुत अंदर से कूल रहे। तो सर, कुछ ऐसा ड्रिंक आप उन्हें सजेस्ट कीजिए। अगर आप अपने आप को हाइड्रेट करना चाहते हैं तो याद रखिएगा, पानी ज़्यादा पीने से ज़रूरी नहीं कि आप हाइड्रेशन को एंजॉय कर रहे हो। आप 3 लीटर पानी लीजिएगा, उसमें आप 1/4 चम्मच सी सोल्ट डालिएगा, समुद्री नमक। यह आपकी हर एक सेल को हाइड्रेट करेगा। आपको 92 मिनरल मिलेंगे जो आपकी गर्मी के कारण या फिर जो हीट वेव्स हैं इसके कारण जो ख़राब हो रही हैं। एक एक सेल को हाइड्रेट अगर आप करना चाहते हैं, दिस इज़ द बेस्ट ड्रिंक दैट यू मस्ट टेक एवरी डे। सर, लोगों को आज के डेट में विटामिन डी की कमी हो रही है, B12 की कमी हो रही है, उनको कैसे भर सकते हैं? याद रखिएगा, B12 की जो कमी है वो मात्र इसलिए है कि आपके पास वो गट बैक्टीरिया नहीं है जो B12 बनाता है। हमारे गट के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, क्लेब्सिला नाम है उसका, वह B12 को बनाता है। जब लोग कहते हैं कि आपका B12 सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो मांस खाते हैं, यह बिल्कुल झूठ और मिथ है। मैंने अपने B12 को पिछले 4 सालों में बढ़ाकर नॉर्मल कर लिया है। माई डॉक्टर वॉज सरप्राइज्ड कि आप कैसे से करते हैं। मैंने कहा मैंने तो अपनी कांजी से किया है, मैं तो कांजी पीता हूँ खूब। मेरे गट के बैक्टीरिया जब से डेवलप हुए हैं, 2 साल लगे हैं मुझे डेवलप करने के बाद, उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं B12 की। और जहाँ तक विटामिन D3 का सवाल है, जब तक आप स्किन को प्रॉपरली एक्सपोज नहीं करेंगे सन लाइट में, तब तक इसकी कमी पड़ेगी, याद रखिएगा। सर, जो फ्लैट्स में लोग रहते हैं, सोसाइटी के अंदर लोग रहते हैं, अक्सर उन्हीं के पास ये समस्या ऐसी आती है कि उनको विटामिन डी की कमी हमेशा होती है। बेसिकली उनको भी आएगी जो घर से बाहर निकलते हैं तो इतने सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, क्योंकि वो उन पोर्स को बंद कर देते हैं जहाँ से UV2 नाम की जो रेज हैं, वो जो हम जिनको हम डाइजेस्ट करते हैं। बेसिकली विटामिन D3 विटामिन नहीं है, ये एक प्रकार का हार्मोन है। जब हमारी स्किन के ऊपर स्पेशल किरणें पड़ती हैं तो हमारी स्किन के नीचे एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल होता है। वो कोलेस्ट्रॉल नए लेवल पर जाता है, उसके बाद वो लीवर में जाता है, ब्लड में जाता है, और लास्ट में किडनी में जाता है। तब वो विटामिन D3 के नाम से हमारी बॉडी के लिए कंज्यूमेबल होता है। सर, लोग D10 से बहुत डरते हैं, टैनिंग से डरते हैं कि भाई हम धूप में निकलेंगे तो हमें टैनिंग हो जाएगी। इस वजह से लोग धूप में भी निकलना पसंद नहीं करते हैं और साथ में सनस्क्रीन भी लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं सर। महिलाओं से जुड़ी हुई 1-2 सवाल कर लेती हूँ सर आपसे। पीरियड्स की समस्या लोगों को बहुत हो रही है, PCOD, पीरियड्स, थायराइड, ये सारी चीज़ें जो है महिलाओं में दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। इनको कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, जब भी आप ये PCOS, PCOD या यूट्रस की प्रॉब्लम या ये फाइब्रॉइड की बात करोगे ना, तो सिंपल सी बात है कि महिलाओं के पास एक स्पेशल हार्मोन होता है, उसको हम एस्ट्रोजन कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन को कंट्रोल या रेगुलेट करने के लिए एक स्पेशल केमिकल होता है, उसका नाम होता है बीटा ग्लूकुरोनाइडेस। जब भी आपके पास एस्ट्रोजन या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, यानी कि नॉर्मल नहीं रहेगा, तब आपको ये प्रॉब्लम आएंगी कि बाल पतले हो गए या चेहरे पर बाल आने शुरू हो गए, या फिर आपको एक्ने शुरू हो गए, या फिर आपको मोटापा, या फिर आपको यूट्रस की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, या पीरियड्स की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। यानी कि हमारे पास एस्ट्रोजन पूरी तरह से नॉर्मल अवस्था में रहना चाहिए, लेकिन उसे नॉर्मल अवस्था में रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडी एक केमिकल को बनाती है, उसका नाम है बीटा ग्लूकुरोनाइडेस। कभी गूगल करिएगा, बीटा ग्लूकुरोनाइडेस। अब सवाल उठता है कि हमारी बॉडी ने इसे अचानक बनाना क्यों बंद कर दिया, या इसे दोबारा कैसे बना सकती है। कभी भी एक किताब पढ़िएगा फाइबर फ्यूल्ड नाम की, पहले ही चैप्टर में इसी के ऊपर सारा का सारा दिया गया, और उन्होंने बताया कि जो हमारे गट के बैक्टीरिया हैं वो बेसिकली बीटा ग्लूकुरोनाइडेस बनाते हैं। जिन लेडीज़ को ये सारी समस्याएं, समझ लीजिएगा, उन्होंने या तो अपने गट को ख़राब कर लिया एंटीबायोटिक लेकर, या फिर वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रही हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव्स हमारे गट के बैक्टीरिया को मार देते हैं या उनको पैरालाइज कर देते हैं, तब ये प्रॉब्लम आती है। अगर आपके पास गट बैक्टीरिया ओके हैं, या फिर आज से कांजिक लेना शुरू करें, या प्रोबायोटिक्स लेना शुरू करें, प्रीबायोटिक्स लेना शुरू करें, तो एक बार फिर आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं नेचुरली। आपकी बॉडी के पास सारी पावर है कि वह केमिकल दोबारा बनाना शुरू कर दे जिससे गट के बैक्टीरिया बनाते हैं, जिसका नाम है बीटा ग्लूकुरोनाइडेस।
सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगी, पेरेंट्स की तरफ से क्वेश्चन आया मेरे पास कि बच्चे जो है, स्टूडेंट्स जो हैं, वो पढ़ाई लिखाई में दिमाग एकत्र नहीं कर पा रहे हैं, वो मतलब बिल्कुल भी उनका दिमाग जो है बार बार भटक जा रहा है, तो ऐसा क्या कुछ करे जिससे उनकी चीज़ें जो है थोड़ी नॉर्मल हो जाए? सबसे पहले बात है, पेरेंट्स ये मानते हैं कि कुछ चीज़ें जो हमें प्राणायाम के रूप में या कुछ एक्सरसाइज के रूप में आनी चाहिए वो बुढ़ापे की होती हैं। सबसे ज़्यादा बच्चों को कंसंट्रेशन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कभी हम उनको सिखाते हैं कि कैसे कंसंट्रेट करें, सिर्फ इसके कि हम उनको धमकाते रहते हैं, कंसंट्रेट करो कंसंट्रेट करो कंसंट्रेट करो। सबसे पहली बात है कि जब भी हमारा कंसंट्रेशन नहीं होता तो हमारा क्वालिटी रिकवरी टाइम का एक पैटर्न बना होता है। हमारी बॉडी के अंदर एक पैटर्न होता है जिसको हम अल्ट्रेडियन रिदम कहते हैं। गूगल करिएगा कभी। अल्ट्रेडियन रिदम का मतलब है कि हमारी बॉडी हर 90 मिनट के बाद में रेस्ट एंड अलर्टनेस के साइकिल से गुजरती है, और हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली, कई बार आप गाड़ी चला रही होती है और 20 किलोमीटर आगे चली गई और आपको पता चलता है, आप पूछते हो अरे यार वो फलां रेस्टोरेंट कहाँ है, कोई कहता है वो तो चला गया 5 किलोमीटर पीछे। आप कहते यार मैं तो गाड़ी तो मैं चला रही थी, आप जागे हुए थे, पर आप उस समय बेसिकली आपकी बॉडी रिकवर जोन में थी। याद रखिएगा, हमारी बॉडी को ये जोन टूट गया है, हमारे बच्चों का ये जोन टूट गया। सुबह 6 साढ़े 6 बजे आप बच्चों को उठाते हैं, जैसे तैसे उसको नहलाते हैं, दौड़ाते हैं, उसके दौड़ते उसके मुंह में पराठा दिया जाता है, फिर उसे हैंड ओवर कर दिया जाता है एक कंडक्टर को, वो हैंड ओवर कर देता है स्कूल को। और इसके बीच में देखा जाए तो कभी भी बच्चे के पास क्वालिटी रिकवरी टाइम नहीं है। अगर आप बच्चों को एक बार, दिन में एक बार शव आसन या योग निद्रा कराना सीखें तो वह बच्चा ऑटोमेटिकली अपने नर्वस सिस्टम को एक बार फिर रिकवर कर लेगा। हमारा नर्वस सिस्टम बेसिकली छोटे छोटे बाउट्स के लिए बना होता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पीछे थोड़ी देर के लिए कोई कुत्ता दौड़ा, मैं 2 मिनट दौड़ा, वो कुत्ता चला गया, मैं अपनी रिकवरी जोन में चला गया। 24/7 आपने बच्चों को, अपने आप को भी एक तरह से एंग्जाइटी जोन में डाल रखा है। आपका नर्वस सिस्टम इसके लिए नहीं बना है। तो नर्वस सिस्टम तो आपका भरा पड़ा है, टूटा पड़ा है, अब वो तो पूरी तरह से एक तरह से बर्न आउट हो चुका है। तो सबसे पहला काम करें, दिन में आप भी करें, अगर आप चाहते हैं कि बगैर क्रीम के आप और ज़्यादा हेल्दी रहें, स्किन को, अपने बालों को, अपने ग्लो को बढ़िया लाएं, तो दिन में एक बार आप योग निद्रा करनी सीख लें, अपान प्राण क्रिया करना सीख लें, या शव आसन करना सीख लें। जैसे ही आप इसे करेंगे तो आपकी बॉडी जो टूटा हुआ साइकिल है, जिसको हम रेस्ट एंड अलर्टनेस का साइकिल कहते हैं, वो दोबारा बनना शुरू हो जाएगा। सर ईमेल आईडी या अपना कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी चीज़ें आप यहाँ पे स्क्रीन पे फ्लैश करवाना चाहते हैं, बता दीजिए ताकि लोग आपसे इजीली जो है जुड़ पाएँ। अगर आप चाहते हैं मुझसे जुड़ना तो आप ramvarma.com पर ज़रूर विजिट करिएगा, और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी एंग्जाइटी के लिए तो आप माइंड लिखकर 9218077336 पर हमें व्हाट्सएप करिएगा, मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। हम आपके लिए दिल से आपको सेवा करना चाहेंगे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। सर आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत ही कीमती समय हमें दिया है और इतने सारे विषयों पे हमने बात की है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग देखेंगे और चीज़ों को समझेंगे और फॉलो भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सर से जुड़ने के लिए हमने यहाँ पे ईमेल आईडी और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी फ्लैश करना शुरू कर दिया है, तो ज़रूर देखिएगा। और अगला पॉडकास्ट आप किन के साथ चाहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।